हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग में। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री होती क्या है, और हिस्ट्री का आज हम लोग सिलेबस लेंगे। और सिलेबस लेने के बाद आज हम लोग का टारगेट है कि कम से कम आज हम लोग एक चैप्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से बारीकी से थोड़ा सा पढ़ें, ठीक है ना। मैं आपको पढ़ाऊँगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन आप परेशान मत होइएगा। जो चीज़ें आपको याद करनी होंगी मैं उस पर अंडरलाइन कर दूँगा, उसको आप याद कर लीजिएगा। और जो चीज़ें ऐसे आपको सिर्फ समझनी होंगी बस उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा इतिहास को थोड़ा सा डीपली लेकर चलूँगा आपको, ठीक है ना। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, थोड़ी सी इसकी बात बता देते हैं आपको, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास, इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था, ठीक है। सबसे पहली बात कि इतिहास की अगर आपसे परिभाषा पूछे तो आप बताएंगे कि ऐसा ही हुआ था, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अब जो इतिहास है वो तीन प्रकार का होता है। जो इतिहास है बेटा वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है प्राग इतिहास, पहला होता है प्राग इतिहास, इसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, इसे हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है ना। दूसरा होता है आद्य इतिहास, दूसरा होता है आद्य इतिहास, इसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, इसे हम कहते हैं भैया प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है ना। और तीसरा हमारे पास आता है ऐतिहासिक काल। अगला हमारे पास आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरियन पीरियड, हिस्टोरियन पीरियड, ठीक है ना। तो इतिहास को बेटा तीन भागों में बांटेंगे। पहला होगा प्राग इतिहास, दूसरा होगा आद्य इतिहास और तीसरा होगा ऐतिहासिक काल, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राग इतिहास क्या होता है, फिर आद्य इतिहास क्या होता है, फिर ऐतिहासिक काल क्या होता है, ठीक है। तो अगर हमको कोई साक्ष्य मिल जाए, अगर हमको मान के चलिए कि जैसे मार्कर मिल गया, बोतल मिल गई, है ना, लोटा मिल गया, हम लोग कलश मिल गया, हवन कुंज मिल गए, तो अगर हमको सिर्फ क्या मिल जाए, पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाए, अगर हमको सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाए, प्राचीन चीज़ों की वस्तुएं मिल जाएं, लेकिन पढ़ने की कोई चीज़ ना मिले, लेकिन पढ़ने की कोई चीज़ ना मिले, मतलब लिखित साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, बस पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाएं, तो ऐसे इतिहास को हम लोग प्राग इतिहास कहते हैं। तो इसमें क्या है भैया, इसमें यह है कि प्राचीन साक्ष्य मिल जाए, इसमें प्राचीन साक्ष्य मिलेंगे, है ना, सबूत तो मिलेंगे लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, लिखी हुई चीजें नहीं मिलेंगी। तो ऐसे इतिहास को हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। जैसे पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, है ना, ये ऐसे काल हैं, वो सब प्राग ऐतिहासिक में आते हैं, ठीक है। हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। तो अब ये प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, जब हमको प्राचीन साक्ष्य मिल जाए, जब हमको प्राचीन साक्ष्य सबूत मिल जाए और लिखित साक्ष्य भी मिल जाए, हमको प्राचीन साक्ष्य भी मिल जाए और लिखित साक्ष्य भी मिल जाए, ये दोनों मिल जाए, लेकिन जो लिखा हुआ है इसको पढ़ नहीं पाएंगे, जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ नहीं सकते, तो ऐसा इतिहास कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसमें क्या है, साक्ष्य तो दोनों मिले हैं लेकिन लिखे हुए को पढ़ा नहीं जा सका है, लिखे हुए को पढ़ा नहीं जा सका, लिखे हुए को पढ़ा नहीं जा सका, ऐसे इतिहास को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है बेटा। तो आद्य ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की चीजें तो हमको मिल जा रही हैं लेकिन उसकी लिखावट का पता हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल को हड़प्पा सभ्यता के रूप में मानते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में क्या है, प्राचीन साक्ष्य जो सबूत हैं वो तो मिल रहे हैं, पुरानी चीजें मिल रही हैं, लिखित वस्तु मिल रही है, लिखित वस्तु मिल रही है, लिखित साक्ष्य मिल रहे हैं, है ना। और इसमें दोनों को पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है, इनमें पढ़ा जा सकता है और समझा जा सकता है। तो ऐसे इतिहास को हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक है ना। जैसे गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महात्मा गांधी, ये सब जितने काल आएंगे ये सब हमारे ऐतिहासिक काल में आएंगे, ठीक है ना। प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल आएगा, पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल आएगा, है ना। और आद्य ऐतिहासिक काल में आपको हड़प्पा सभ्यता आएगी और ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति से चीजें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया पाषाण युग, पत्थर, पाषाण मतलब होता है पत्थर,
ठीक है बेटा। तो ये अब हम लोग थोड़ी सी जुमलेबाजी कर लेते हैं। जुमलेबाजी क्या है ना, जो व्यक्ति है ना, जुमलेबाजी में हम क्या बता सकते हैं, जुमलेबाजी अगर की जाए तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इतिहास क्यों पढ़ें। अब अगर आपसे कह दिया जाए क्या यार इतिहास पढ़ के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, है ना, तो अगर आपसे कोई कह दे कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं, तब आप उसका आंसर देते हैं जो व्यक्ति इतिहास पढ़ते हैं वह व्यक्ति इतिहास रचते हैं। जो व्यक्ति इतिहास पढ़ते हैं उनके द्वारा इतिहास लिखा जाता है या उनका इतिहास लिखा जाता है, और जो इतिहास नहीं पढ़ते वो इतिहास के पन्नों से गायब हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे 3 काल होते हैं, 3 काल मतलब कि है ना, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना, 3 काल होते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसको मैं रफ कर देता हूं, आपको ये याद रखना है। पाषाण युग जो है वो प्राग इतिहास में आएगा, इसमें साक्ष्य तो मिल रहे हैं, लिखी हुई चीजें नहीं मिल रही हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी मिल रहे हैं, लिखी हुई चीजें भी मिल रही हैं, लेकिन लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा पा रहा है। और ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ भी है ना, पढ़ भी ले रहे हैं, समझ भी ले रहे हैं, तो इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इतिहास का मतलब होता है ना, और इतिहास का मतलब होता है, ठीक है, ऐसा ही हुआ था। ठीक है बेटा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है हमने कि इतिहास क्यों पढ़ें, है ना, आपसे एग्जामिनर भी अगर पूछ देता है कि इतिहास क्यों पढ़ें तो भी आपको यही जुमला याद करना है कि सर जो व्यक्ति इतिहास पढ़ते हैं उनका इतिहास लिखा जाता है, और जो व्यक्ति इतिहास नहीं पढ़ते वे इतिहास के पन्नों से गायब हो जाते हैं। ठीक है, ये जुमलेबाजी करनी है, लेकिन ये जुमलेबाजी तब तक सही होगी, ये जुमलेबाजी तब तक सही होगी जब आप इस जुमले को प्रूफ कर पाओगे, है ना। अगर प्रूफ नहीं कर पाए, है ना, तो वो तुम्हारे ऊपर जुमला छोड़ेगा और तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, है ना। तो अब हमने आपको क्या बताया, ठीक है, तो ये भैया 3 काल होते हैं। एक होता है भूतकाल जिसे हम कहते हैं पास्ट, एक होता है प्रेजेंट इसे हम कहते हैं वर्तमान, इसे हम कहते हैं वर्तमान, और एक होता है फ्यूचर जिसे हम कहते हैं भविष्य। ठीक है, तो देखिए भैया अतीत में हुई घटनाएं, अतीत में हुई घटनाएं, है ना, अतीत में हुई घटनाओं को हम इतिहास के नाम से जानते हैं, है ना। एक बच्चा जो कूड़ा बीन रहा है, जो बाहर कभी उसको नहीं पढ़ाया गया, उससे पूछ लो इतिहास की परिभाषा क्या होती है तो वही बता देगा कि अतीत में हुई घटनाओं का विवरण ही इतिहास कहलाता है। अच्छा, अब हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं इसको समझ लीजिए भैया। जैसे मान के चलिए कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था महापद्म नंद, एक व्यक्ति था जिसका नाम था धनानंद, एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिकंदर, एक व्यक्ति था जिसका नाम था अकबर, अशोक, है ना। तो आपने इन सब व्यक्ति के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा, इनमें से बहुत लोगों के साम्राज्य बहुत बड़े हुआ करते थे, ठीक है ना, और बहुत लोगों के साम्राज्य छोटे छोटे हुआ करते थे। कुछ लोगों ने छोटे साम्राज्य को बड़ा साम्राज्य बनाया, जैसे औरंगजेब, है ना। अकबर के समय राज्यों की संख्या 15 थी, लेकिन औरंगजेब के समय है ना राज्यों की संख्या 21 हो गई। तो मतलब कि 15 से बढ़ गए, है ना, 6 राज्य जीते। तो औरंगजेब ने ऐसी कौन सी रणनीतियां अपनाई थी जिसमें हमेशा उसको सफलता मिली और दुश्मन कभी उसको हरा नहीं पाए। तो हमने ऐसी नीतियां जान ली, बात समझ आ रही है। तो अब अगर हमें किसी पर हमला करना होगा तो हम उन नीतियों का पालन कर सकते हैं कि औरंगजेब जब फंसा था इस सिचुएशन में तो उसने क्या किया था, या अकबर जब फंसा था तो उसने क्या किया था, अशोक जब फंसा था तो उसने क्या किया था। अगर अशोक महान है तो आप उससे ज्यादा महान कैसे बन सकते हो, है ना। तो अशोक ने जो जो अच्छे काम किए हैं वो आप कर लीजिए, अकबर ने जो अच्छे काम किए वो भी आप कर लीजिए। मतलब इतने राजा हुए हैं जिससे पूरे इतिहास में उनका नाम भरा पड़ा है, वो सारे काम आप करने की कोशिश कीजिए। सभी राजाओं को मिलाकर अकेले की आत्मा आपके अंदर आएगी और आपका इतिहास इतना बड़ा लिखा जाएगा कि एक व्यक्ति था, ऐसा था, वैसा था, इस प्रकार से। और बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों का कुछ गलती की वजह से पूरा पतन हो जाएगा, है ना, बिल्कुल निराकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नास्ते नाबूद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है उनकी ऐसी गलतियां क्या थी, वो गलतियां, है ना, ऐसी गलतियां कि उन्होंने क्या ऐसी ऐसी गलतियां कर दी कि जो बड़ा सा साम्राज्य था वो बिल्कुल छोटे से साम्राज्य में तब्दील हो गया। वो गलतियां हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे जिससे लोग हमको गाली दें। हाँ, समझ आ रही है। वो गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे कि हमारे बड़े साम्राज्य छोटा हो जाए।
ठीक है ना। तो हम अतीत से ही सीखते हैं, कहते नहीं है जिसकी परवरिश अच्छी होती है, जिसके घर वाले परवरिश अच्छी करते हैं, है ना, वो आगे चलकर कुछ ना कुछ बड़ा करता है। एक रिक्शे वाला जानता है कि मेरा पास्ट कैसा बीता है, इसलिए मेरा फ्यूचर कैसा बीत रहा है। तो रिक्शे वाला जानता है अगर मैं अपने बच्चे को एक बड़े से स्कूल में पढ़ाऊंगा, है ना, एक बड़े से स्कूल में पढ़ाऊंगा तो उसका पास्ट अच्छा गुजरेगा, तो फ्यूचर बनाने की कोशिश करेगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही ना? इतनी सब बातें क्लियर है। तो हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं? ताकि फ्यूचर, मेरा भविष्य अच्छा करने के लिए, है ना, हम लोग पास्ट से सीखते हैं और फ्यूचर को अच्छा बनाते हैं। बात समझ आ रही है? आप जैसे मान ले पास्ट में किसी व्यक्ति ने धतूरा खा लिया, पास्ट में, अतीत में किसी व्यक्ति ने धतूरा खा लिया, धतूरा खा के बौरा गया, पागल हो गया, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि किसी ने धतूरा खाया था और वो खाकर पागल हो गया, तो हमको वो काम नहीं करना, हमें उससे सीखना है कि उसका अतीत में क्या हुआ था, उसके साथ क्या हुआ था, वो हमारे साथ ना हो जाए, तो ऐसी गलती हमको नहीं करनी है। तो वो इसको इतिहास से हमने सीखा, ठीक है ना। तो भविष्य को बनाने की चेष्टा हम अतीत से करने की कोशिश करते हैं, है ना, इसीलिए हम इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? बात क्लियर है बेटा? डन है? ठीक है। तो इन सब बातों पर चलिए, अच्छा एक और बात बताते हैं आपको। हाँ, एक और बताते हैं कि आप लोग बिल्कुल बकवास बंद करके यहां बैठ जाओ, कोई भी चैट नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने आज किसी का नाम हम नहीं बोले हैं। बिल्कुल बकवास बंद करके बैठ जाओ, किसने तुमसे क्या पूछा था, कितने क्या हो गए, हाँ समझ आ रही है? बिल्कुल एकदम से ऐसे फोन लेकर बैठ जाओ, लीड लगा लो और अपने कॉपी पर उठा लो, है ना, और जो आपको आता रहे वो उसको नोट करते रहो, बस ये सब करते रहो, बाकी बकवास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वरना ब्लॉक करना शुरू कर देंगे यहाँ पे। बिल्कुल शांत बैठो। कोई भी क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेरी हो तो जब कंप्लीट हो जाए टॉपिक जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पूरा पढ़ा दिया, तब आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप हमें व्हाट्सएप पर वो क्वेश्चन भेज दोगे, सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो उसका रिप्लाई आपको आ जाएगा, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना पूरे 6 महीने तक, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं। तो इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि अपने भविष्य को बेहतर बना सकें, दूसरों की गलतियों से हम सीख सकें और वो गलतियां हम अपने आगे ना करें, ताकि मेरा भविष्य खराब ना हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग आते हैं, आपको 2 बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है डेल्टा और एक होता है एस्चुरी, है ना। तो डेल्टा और एस्चुरी समझ लीजिए पहले, है ना, क्योंकि हल्का सा हमें इसके बारे में बताना पड़ेगा, बाकी हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे। डेल्टा एस्चुरी अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। कि अब ग्लेशियर से ऊपर, ग्लेशियर से क्या है बेटा, ग्लेशियर से जब नदी निकलती है, जब नदी निकलती है ऊपर से नीचे, तो जब ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होगी तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी कम होगी? स्पीड ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है ना। तो नदी का क्या, अगर वेग ज्यादा है, नदी की वेलोसिटी अगर ज्यादा है, ठीक है ना, नदी ऊपर से नीचे बह रही थी, यदि नदी का वेग क्या है, ज्यादा है, तो नदी का वेग ज्यादा होगा तो क्या होगा, है ना, वो अपने साथ जितने भी कंकड़ पत्थर, इसे मान के लिए नदी ऊपर से नीचे गिर रही है ना, इस प्रकार से, तो ऊपर से नीचे गिरने पर रास्ते में जो कंकड़ पत्थर होंगे, ये सारे कंकड़ पत्थर ये अपने साथ ले जाएगी, सारे कंकड़ पत्थर अपने साथ ले जाएगी, और ले जाने के बाद मान के चलिए ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो किसी सागर में प्रवेश कर जाती हैं, समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, किसी दूसरी नदी में जाकर मिल जाती हैं। मान लीजिए ये है सागर, मान लीजिए ये क्या है बेटा, ये सागर है। तो सागर नीचे क्या होती है, बालू होती है। सागर नीचे क्या होती है बेटा, बालू होती है। बालू कह लो, सिलिका कह लो, सैंड कह लो, रेत कह लो, बालू, रेत, सिलिका, सैंड, समझ आ गया, कुछ भी कह लीजिए। तो अब ये जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, ये जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, जब इस सागर में गिरेंगे तो ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर क्या ऐसे सागर में तैरने लगेंगे? नहीं ना, ये ऐसा तो नहीं कि राम सेतु बन रहा हो, है ना, एडम ब्रिज बन रहा हो, आदम का पुल बन रहा हो, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो जितने भी कंकड़ पत्थर हैं ये सारे के सारे यहाँ पे धसेंगे। अब जैसे मान लीजिए कंकड़ पत्थर जब यहाँ पे गिरेगा तो नीचे की जो बालू है, रेत है, वो कटेगी, है ना, और कट कर कुछ इस प्रकार की आकृति बनाएगी, गड्ढाकार आकृति, है कि नहीं, कुछ इस प्रकार से गड्ढाकार आकृति बनाएगी। और जो गड्ढाकार आकृति बनाएगी इसे हम कहते हैं एस्चुरी। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, एस्चुरी कहते हैं। क्लियर है। तो जो सागर के अंदर या समुद्र के अंदर जो गड्ढाकार आकृति बनाई गई है किसी नदी के कंकड़ पत्थर या अवसादों द्वारा, इस कंकड़ पत्थर को कहते हैं अवसाद, है ना, मलबा।
ठीक है। कंकड़ पत्थर या अवसादों द्वारा जो समुद्र के अंदर या सागर के अंदर जो आकृति बनाई गई है, इस आकृति को कहते हैं बेटा एस्चुरी। क्लियर है। तो आपने क्या देखा, वेग ज्यादा होगा, अगर वेग ज्यादा होगा तो क्या बनेगी, जो कंकड़ पत्थर है वो समुद्र में गिर जाएंगे, समुद्र में गिर जाएंगे। हाँ, समुद्र में अगर गिरेंगे तो क्या बनेगी बेटा, एस्चुरी बनेगी। अच्छा, हाँ भाई, ये जो नदी थी वो सागर में जाकर नहीं गिरी, ये एक बड़े से मैदान में चली गई, है ना। अब अगर ये क्या है, ये अगर भी ये बड़े से मैदान में चली जाएगी तो मैदान में जाने पर क्या होगा, धीमे धीमे इस नदी का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान के चलिए मैदान में चली गई, ठीक है ना। अगर ये मैदान में चली जाएगी इस प्रकार से, तो जो कंकड़ पत्थर है वो भी इसके साथ बहते चले जाएंगे। और जब लंबी दूरी तय कर लेगी नदी जब लंबी दूरी तय कर लेगी तो वेग क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी, जो कंकड़ पत्थर हैं ये मैदान के किसी एक भाग पर इकट्ठे हो जाएंगे, मैदान के किसी भाग पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर नदी का वेग कम हो गया, यहाँ पर नदी का वेग कम हो गया, तो यहाँ पर सारे कंकड़ पत्थर क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। और ये इकट्ठा होते चले जाएंगे, है ना। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 10,000 साल, है ना, 20,000 साल, इस प्रकार से ये इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो ये जो मलबा इकट्ठा हो गया है इसे हम कहते हैं डेल्टा, ठीक है ना। तो मैदानी भागों में जो इकट्ठा हो गया है इसे हम कहते हैं डेल्टा, और समुद्री भाग में जो इकट्ठा हो गया उसे हम कहते हैं एस्चुरी। समझ में आ गया, क्लियर है। तो आपको पता चला, आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि नदियां दो काम करती हैं, या तो ये डेल्टा बनाएंगी या तो ये एस्चुरी बनाएंगी, है ना। या तो ये क्या बनाएंगे, डेल्टा बनाएंगी, या तो ये एस्चुरी बनाएंगी। क्लियर है। तो आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा, है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सहयोग से बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के सहयोग से बनता है। यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, है ना। और सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, है ना। ये 1,25,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 1,25,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है। अच्छा, अब आपको इतनी बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। तो डेल्टा और एस्चुरी में आपको बुनियादी अंतर समझ में आया, है ना। अगर अब यहाँ पर आपको अगर अभी कभी आपका पेपर है आरआरबी जेईई का, है ना, इन सब का पेपर है, तो ज्योग्राफी तो अभी टाइम लगेगा। अभी आप याद कर लीजिए कि नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं भारत की जो डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती हैं, है ना, क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। क्लियर है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती हैं। बस ये दोनों आपको याद रखना है किसी तरीके से, जब तक आपका ज्योग्राफी नहीं पढ़ा देते, ठीक है ना। तो ये हल्की फुल्की चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। जब दुनिया बनी थी, कहते हैं जब दुनिया बनी थी तो उस समय टोटल 4 सभ्यताओं का विकास हुआ था। जब दुनिया बनी थी तो उस समय टोटल 4 सभ्यताओं का विकास हुआ था, है ना। हम आते हैं कि बेटा सबसे पहले अगर हम लोग बात की जाए कि सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, है ना। तो कहते हैं जो मनुष्य की उत्पत्ति है, कहते हैं जो मनुष्य की उत्पत्ति है ना, उसको हम लोग अफ्रीका में मानते हैं। कहते हैं सबसे पहले, है ना, अफ्रीका में किसी मनुष्य पैदा हुआ था, और जो मेल है उसको हम लोग एडम के नाम से जानते हैं, और जो फीमेल है उसको हम लोग ईव के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो एडम और ईव के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक और बात बता दें आपको कि जो एडम और ईव है ना, इसके पहले लोगों में स्वजनन की क्षमता थी, सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता हुआ करती थी, ऐसा बताया जाता है। अब अफ्रीका में वो क्षेत्र बताइए जहां पर सबसे पहले मनुष्य पैदा हुआ था। तो यहाँ पर 2 संभावनाएं होती हैं, एक हो सकता है युगांडा, और एक हो सकता है साउथ अफ्रीका, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका, है ना। एक हो सकता है युगांडा और एक हो सकता है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। अब युगांडा क्यों है, क्योंकि बताइए बेटा, आफ्टर सेक्स के दौरान जो भी रोग होता है उसको हम कहते हैं HIV। जो भी रोग फैलता है उसे हम HIV या एड्स कहते हैं। क्लियर है। तो कहा जाता है कि विश्व का पहला HIV या एड्स का मरीज, विश्व का पहला HIV या एड्स का जो मरीज था वो हमको 1981 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्राप्त हुआ था। विश्व का सबसे पहला एड्स का जो मरीज था वो अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्राप्त हुआ था। और जब हमने इसका ब्लैक वेस्टर नाम का परीक्षण किया तो हमको पता चला इसके एड्स या HIV वायरस विद्यमान है। और जब इसकी
है ना, इनकी हम लोग चीज़ों को पता करने लगे कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ। तो अमेरिका से सीधे हम कहाँ पहुँच गए, अफ्रीका, और अफ्रीका से धीरे धीरे हम कहाँ पहुँच गए, युगांडा। और युगांडा में जब हमने HIV टेस्ट करना शुरू किया तो पता चला युगांडा के 80% लोग क्या थे, HIV के मरीज थे, ठीक है ना। इसलिए युगांडा को हम लोगों ने कैपिटल ऑफ एड्स कह दिया, इसलिए युगांडा को हम लोगों ने कैपिटल ऑफ एड्स के नाम से जानते हैं। और आपसे कह दिया जाए एड्स की राजधानी किसे कहते हैं, तो एड्स की राजधानी हम कहते हैं युगांडा को। क्लियर है बेटा। चलिए, लेकिन अगर हम लोग कंकाल की बात करें, सबसे प्राचीन कंकाल की, तो सबसे प्राचीन कंकाल हमें जिस देश से प्राप्त हुआ है वो है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। तो प्राचीन कंकाल जो हमें प्राप्त हुआ है वो दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हुआ है। हाँ, लेकिन जो सेक्स के मरीज हैं वो सबसे ज्यादा HIV के जो मरीज हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, युगांडा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी आपको बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अगर हम लोग जन्म के हिसाब से देखें कि कहाँ से जन्म लेना लोगों ने शुरू किया, तो युगांडा ऑप्शन में आ सकता है। कैपिटल ऑफ एड्स पूछे तो भी युगांडा लगाना है, और सबसे प्राचीन कंकाल पूछे तो हमको क्या लगाना है, दक्षिण अफ्रीका के आसपास लगाना है कि मनुष्य की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका या युगांडा में से किसी को मानते हैं। तो आंसर वहां पर महाद्वीप कौन सा होगा, अफ्रीका। अच्छा, आपने अगर ओलंपिक खेल कभी देखा होगा, अगर आपने ओलंपिक गेम देखे होंगे तो उसमें देखना है ना 4 सर्किल होते हैं, उसमें 5 सर्किल होते हैं, ठीक है ना। अगर आपने कभी ओलंपिक गेम देखे होंगे तो उसमें 5 सर्किल होते हैं, ठीक है ना। अब जो 5 सर्किल है, अब ये जो 5 सर्किल हैं ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, ठीक है ना। ओलंपिक खेल अगर आपने कभी देखे हो, ओलंपिक खेल, ठीक है ना, ओलंपिक खेल में है ना 5 सर्किल होते हैं, ठीक है ना। ये जो 5 सर्किल हैं ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जो 5 सर्किल हैं ये 5 कॉन्टिनेंट मतलब 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जिस प्रकार जैसे जो नीला है ना, एक नीला सर्किल है, एक पीला सर्किल है, एक लाल सर्किल है, एक हरा है और एक काला है, ठीक है ना। तो जो नीला सर्किल है वो यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है, जो पीला सर्किल है वो एशिया महाद्वीप को दर्शाता है, जो लाल सर्किल है वो अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है, हरा वाला ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है और काला वाला महाद्वीप अफ्रीका को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ओलंपिक खेलों में ये टोटल 5 सर्किल 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं और बताया जाता है इन्हीं सर्किलों को हम क्या मानते हैं, अपने खेल का आधार मानते हैं। कभी हम लोग नीले सर्किल में खेल खेलते हैं, कभी काले में, कभी पीले में, इस प्रकार से। लेकिन जब हमको पता चला कि अधिकतर बीमारियों का जो केंद्र है, अधिकतर बीमारियों का जो केंद्र है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो जब हम देखें कि जब अधिकतर बीमारियों का जो केंद्र है वो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है, इसलिए हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप में ओलंपिक गेमों का आयोजन बंद कर दिया। तो आपसे कह दिया जाए कि बताइए किस सर्किल में, अगर आपसे कह दिया जाए कौन से सर्किल में ओलंपिक खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया है, तो अफ्रीका महाद्वीप या फिर काले वाले सर्किल में। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो पुरानी प्रथाओं को मानता है, जिस प्रकार से है ना कहते हैं कि जीभ में कील चुभोकर है ना ये लोग ऐसे मुकुट वुकुट पहनकर है ना जानवरों की खाल के साथ जानवरों को लेकर या जानवरों की खाल को ओढ़कर ये नंगे पैर कोयले पे चल जाते हैं। मतलब कि जो प्राचीन प्रथाएं हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा फैली हुई हैं। मतलब कि पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, जो अफ्रीका महाद्वीप है वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग आंध्र महाद्वीप के नाम से जानते हैं, है ना, आंध्र महाद्वीप के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, आंध्र मतलब कि पिछड़ा हुआ, है ना, आंध्र मतलब कि क्या होगा, पिछड़ा हुआ। बात समझ में आ रही है। तो इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आपसे आगे बढ़ता हूं बेटा कि अभी लगभग 160-70 साल पहले, है ना, लगभग 160-70 साल पहले हमको 2 कंकाल प्राप्त हुए। रफ करें इसको बेटा। तो 160-70 साल पहले हमको 2 कंकाल प्राप्त हुए, है ना। एक प्राप्त हुआ है जर्मनी से और एक प्राप्त हुआ है फ्रांस से। एक प्राप्त हुआ है जर्मनी से और एक प्राप्त हुआ है फ्रांस से। तो जो जर्मनी से प्राप्त कंकाल है उसको हमने निएंडरथल मानव के नाम से जानते हैं, और जो फ्रांस से प्राप्त कंकाल है उसको हम लोग क्रो मैग्नन के नाम से जानते हैं। तो अब हमको आज से 160 वर्ष पहले, 160 वर्ष पूर्व 2 कंकाल प्राप्त हुए। 160 वर्ष पूर्व हमको 2 कंकाल प्राप्त हुए। एक प्राप्त हुआ है फ्रांस से और एक प्राप्त हुआ है जर्मनी से। एक प्राप्त हुआ है फ्रांस से और एक प्राप्त हुआ है जर्मनी से। तो फ्रांस से जो प्राप्त हुआ है उसको हमने क्रो मैग्नन मानव कहा है। जो फ्रांस से प्राप्त हुआ है उसको हमने क्रो मैग्नन मानव के नाम से जानते हैं, और जो जर्मनी से प्राप्त हुआ है उसको हम लोग निएंडरथल मानव के नाम से जानते हैं। निएंडरथल
थल मानव के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगर हम लोग वर्तमान में मानव को कैटेगराइज करें तो सो बेटा देखो, पहले जो मनुष्य थे ना, वो मनुष्य के जो पूर्वज थे उनको हम कपी कहते हैं। मनुष्य के जो पूर्वज थे उनको हम एप्स या कपी कहते हैं। अब एप्स या कपी क्या होते हैं? ये होते हैं चिंपैंजी, गोरिल्ला, वनमानुष मतलब कि वन में रहने वाला वनमानुष, ओरांगुटान है ना, प्राइमेट, गिब्बन, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अगर इनमें से कह दिया जाए, अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए सबसे बुद्धिमान कपी कौन है, सबसे बुद्धिमान कपी कौन है, तो सबसे बुद्धिमान कपी है गिब्बन। याद रखिएगा, सबसे बुद्धिमान जो एप्स है, सबसे जो बुद्धिमान कपी है वो है गिब्बन। गिब्बन के बाद आता है चिंपैंजी के बाद आता है गोरिल्ला। समझ आ गया? तो अगर आपसे जो मनुष्य के पूर्वज है वो कपी कहलाते हैं, है ना। यही जब कपी दो पैर पे खड़े हो गए, तो इनको हमने कह दिया होमो इरेक्टस। जब ये कपी दो पैर पे खड़े हो गए तो इनको हमने कह दिया होमो इरेक्टस। जो कपी दो पैर पर खड़े हो गए इनको हमने कह दिया होमो इरेक्टस। क्लियर है? फिर इसके बाद होमो इरेक्टस के बाद जब धीमे धीमे इनमें थोड़े से सोचने समझने की क्षमता आ गई तो हमने इसे कह दिया होमो सैपियंस, ठीक है ना। अब वर्तमान में जो चल रहा है वो है होमो सैपियंस। क्लियर है? अच्छा, तो जो खड़े हो गए उन्हें कह दिया होमो इरेक्टस के बाद आ गए होमो सैपियंस के बाद जो वर्तमान का मानव है उसे हम कहते हैं होमो सैपियंस। वर्तमान का जो मानव है उसको हम कहते हैं होमो सैपियंस, ठीक है ना। अगला जो मानव होगा उसके बाल नहीं होंगे। तो आपको जैसे पता है कि एक लैमार्कवाद थ्योरी है और एक क्या है, डार्विनवाद थ्योरी है। तो यहाँ पर हम आपको लैमार्कवाद और डार्विनवाद के बारे में बता देते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम लोग धीमे से होमो फ्यूचरिस में आएंगे कि अगला फिनोमिना मनुष्य का कौन सा है। तो मनुष्य की अगली जो प्रजाति है उसको हम लोग होमो फ्यूचरिस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको दो पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। एक होता है लैमार्क और एक होता है डार्विन। एक है लैमार्क और एक है डार्विन, है ना। लैमार्क की किताब का नाम है फिलोसॉफिक जूलॉजिक, ठीक है ना। हाँ, इसका है ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, है ना। या फिर नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। हिंदी में इसे कहते हैं प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत। क्लियर है? तो अब इनके बारे में हम समझा देते हैं आपको कि ये क्या बताते हैं। जैसे जो लैमार्क कहते हैं कि जिस अंग का आप प्रयोग ज्यादा मात्रा में करोगे, वो अंग बढ़ने लगेगा, और जिस अंग का प्रयोग आप बंद कर दोगे वो अंग आपका धीमे धीमे गायब होना शुरू हो जाएगा, धीमे धीमे, है ना, छोटा होता चला जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है जैसे हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जो जिम में जाते हैं ना, तो खूब डंबल मार रहे हैं, तो जिस अंग का प्रयोग करोगे वो बॉडी आपकी बनेगी, है ना। आप देखते हो चेस्ट की मशीन अलग होती है ना, बाइसेप्स की मशीन अलग होती है, ट्राइसेप्स की अलग होती है, हाथ पैर सबकी अलग अलग होती है ना। तो हमने देखा जिस अंग का प्रयोग ज्यादा मात्रा में करोगे वो अंग बढ़ेगा, और जिस अंग का प्रयोग बंद कर दोगे, है ना, वो अंग धीमे धीमे छोटा हो जाएगा और अगले समय में, आने वाले समय में वो गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन बताता है? ये बताते हैं लैमार्क जी बताते हैं। क्लियर है? तो लैमार्क जी बताते हैं क्या कि जिस अंग का प्रयोग करोगे तो वो बढ़ेगा, अंग का प्रयोग करोगे तो बढ़ेगा, प्रयोग नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा, या फिर अगले समय में वो गायब हो जाएगा।
तो मनुष्य जिस अंग का प्रयोग नहीं करता, मनुष्य जिस अंग का प्रयोग नहीं करता और अगले पीढ़ी में जिसके गायब होने की संभावना ज्यादा होती है, उन अंगों को हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब कि अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। जिन अंगों का प्रयोग मनुष्य वर्तमान में नहीं कर रहा है ना, वो आगे चलकर मनुष्य के गायब हो जाएंगे, तो उस अंगों को हम क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन या फिर है ना अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये जो कर्ण पल्लव पेशियां हैं, ये जो कान वाली पेशियां हैं है ना, ये खड़ी तो हैं, इनका क्या काम है बेटा, कोई काम नहीं ना, तो इसको कोई हिलाता है क्या? जो व्यक्ति ये कर्ण पल्लव पेशियां हिला लेगा उसके अगले समय तक रहेंगी, जो हिलाना बंद कर देगा धीमे धीमे क्या होंगी, ये छोटी होती चली जाएंगी, है ना। हाँ, कलडाल जो सबसे पीछे निकलती है, उसका कोई काम है? बिल्कुल काम नहीं है ना। और मनुष्य के बाल कोई काम है? बिल्कुल कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो अवशेषी अंग आपको समझ में आ गया ना। अवशेषी अंग क्या है ना, कर्ण पल्लव पेशियां, कर्ण पल्लव ईयर पिन्ना, कर्ण पल्लव पेशियां, है ना। तो कर्ण पल्लव पेशियां हो गई, तो ये अवशेषी अंग हो गया, ठीक है ना। मनुष्य के बाल हो गए, मनुष्य के बाल हो गए, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अपेंडिक्स हो गई, अपेंडिक्स हो गई, ठीक है ना। तो ये सब जो चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं बेटा, अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाती हैं। हम डार्विन क्या कहते हैं, डार्विन कहते हैं कि प्रकृति जिस वस्तु को जीवित रखना चाहती है या प्रकृति जिसको जीवित रखना चाहती है वह जीवित रहता है, और जिसको जीवित रखना नहीं चाहती वो व्यक्ति मर जाता है या वो चीज समाप्त हो जाती है। ये डार्विनवाद की थ्योरी थी। डार्विनवाद को मैं समझाता हूं आपको कि डार्विनवाद क्या बताते हैं। यहां पर हम आपको दो एग्जाम्पल सेट करेंगे, यहां पर हम आपके दो एग्जाम्पल सेट करेंगे, ठीक है ना। यहां पर हम आपके दो एग्जाम्पल सेट करेंगे, एक होता है जिराफ वाला एग्जाम्पल और एक होता है रेगिस्तानी पौधों का एग्जाम्पल, रेगिस्तानी पौधों का एग्जाम्पल, ठीक है ना। रेगिस्तानी पौधों को कहते हैं जीरोफाइट, जीरोफाइट याद रखिएगा, रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को कहते हैं जीरोफाइट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जिराफ और इसकी बात करेंगे। तो अब लैमार्क क्या कहते हैं, लैमार्क कहते हैं कि जो जिराफ की गर्दन लंबी कैसी हो गई, क्योंकि कहते हैं कि जो जिराफ है उसने पहले छोटी पत्ती खाई, जब ऊपर पत्ती चली गई तो उसने अपनी गर्दन उठाई, फिर ऊपर वाली खाई, फिर और उठाई, फिर अगली खाई, फिर और उठाई तो और अगली खाई, तो धीमे धीमे जिराफ की गर्दन ही सिर्फ लंबी हो गई, ठीक है ना। और इसमें क्या बताया, इसमें बताया रेगिस्तानी पौधों में कि रेगिस्तानी पौधों की जड़ें इसलिए लंबी हो गई क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था तो धीमे धीमे बढ़ती रहेगी, पानी अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, है ना। और पानी की तलाश में रेगिस्तानी पौधों की जड़ें क्या हो गई, लंबी हो गई। तो ये किसने बताया है भैया, ये दोनों थ्योरी दी है लैमार्क ने। ये थ्योरी किसने दी है भैया, लैमार्क ने। तो डार्विन ने क्या बताया, डार्विन ने बताया ऐसा कुछ नहीं था, है ना। प्रकृति में दो तरह के जिराफ थे, एक लंबी गर्दन वाले, एक छोटी गर्दन वाले। तो डार्विन ने, तो प्रकृति ने लंबी गर्दन वाले जीवों को, लंबी गर्दन वाले जिराफों को जीवित रखना चाहा था, इसलिए पौधों की लंबाई बढ़ा दी, तो लंबी गर्दन वाले पौधे खा पाए और छोटी गर्दन वाले पौधे खा नहीं पाए, तो वो मर गए, ठीक है। बताया कि यहां पर दो पौधे हुआ करते थे, एक छोटी जड़ वाले और एक बड़ी जड़ वाले। तो प्रकृति ने छोटी जड़ वाले पौधों को मारना चाहा था, इसलिए छोटी जड़ वाले पौधे समाप्त हो गए और लंबी जड़ वाले पौधों को पानी मिलता रहा क्योंकि उनको वो जीवित रखना चाहती थी, ठीक है ना। तो प्रकृति के ऊपर पूरा डिपेंड करता है डार्विनवाद, है ना, और अंगों के प्रयोग पर डिपेंड करता है पूरा लैमार्कवाद। क्लियर है। हाँ, अगर हम अवशेषी अंगों को लेकर चलें, अवशेषी अंगों को लेकर चलें तो आपको क्या बताया हमने कि जो बाल है भैया वो गायब हो जाएंगे, है ना, कर्ण पल्लव पेशियां गायब हो जाएंगी। तो आप देखिए कि अगर आपके शरीर से, अगर आपके मुंह से ये सब भाव सब गायब हो जाए, दाढ़ी मूंछ गायब हो जाए, है ना, ये सारी चीजें गायब हो जाए, है ना, तो मनुष्य कैसा लगेगा। तो जो अगला फिनोमेना आएगा, होमो सैपियंस, सैपियंस के बाद, है ना, अगला जो मनुष्य होगा उसको हम होमो फ्यूचरिस कहते हैं। तो जो भविष्य का फिनोमेना है उसको हम लोग होमो फ्यूचरिस के नाम से जानते हैं, होमो फ्यूचरिस के नाम से जानते हैं, है ना। होमो फ्यूचरिस की दो आपको क्वालिटी याद रखनी है कि इनका जो सिर होगा वो गुंबदाकार होगा, इनका जो सिर होगा वो गुंबदाकार होगा, मतलब लहसुन देखा है आपने इस प्रकार से, ठीक है ना। तो जिनका सिर होगा वो गुंबदाकार होगा और ये हमसे कई गुना क्या होंगे, ज्यादा बुद्धिमान होंगे, है ना। इनका कद छोटा होगा, है ना, और मस्तिष्क वर्तमान से ज्यादा विकसित होगा, मस्तिष्क जो होगा वो वर्तमान से ज्यादा विकसित होगा, है ना। अभी तो क्या होता है, अभी तो ये होता है
कि लड़की है लड़की लड़का जा रहे हैं, लड़की लड़का जा रहे हैं, तो जिसके बाल लंबे हैं तो आदमी कहता है अरे लड़की है, देखो लड़का लड़की के साथ घूम रहा है ना। अब अगला जो समय आएगा उसमें क्या होगा कि लड़कियों के बाल होंगे नहीं, लड़के के बाल नहीं होंगे, है ना, और सब जीन्स और टी शर्ट पहन के घूम रहे होंगे, पता नहीं चलेगा लड़की लड़का जा रहा है, लड़का लड़का जा रहा है। समझ में आ गया? तो एक प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इतनी आपको बात समझ में आई बेटा? तो भविष्य का मानव कहलाएगा होमो फ्यूचरिस्ट, और सिर कैसा होगा? गुंबदाकार होगा, और कद छोटा होगा, मस्तिष्क वर्तमान से ज्यादा विकसित होगा। तो अगर हम लोग वर्तमान मानव की बात बताई जाए, अगर हम लोग वर्तमान मानव की बात बताएं, ठीक है ना, अगर हम लोग वर्तमान मानव की बात बताएं तो अगर कह दिया जाए वर्तमान के मानव होमो सैपियंस, सैपियंस का पूर्वज कौन था, है ना। जैसे कि हम लोग के जो पूर्वज है वो कपी हैं, हम लोग के जो पूर्वज कौन है? कपी हैं। अगर कपी ना दे, कह दिया जाए कि वर्तमान मानव का पूर्वज किसे कहते हैं? वर्तमान मानव का पूर्वज किसे कहते हैं? तो वर्तमान मानव का पूर्वज हम लोग कहते हैं, है ना, क्रो-मैग्नन मानव को। किसको कहते हैं भैया? क्रो-मैग्नन मानव को, क्रो-मैग्नन मानव को, ठीक है ना। इसका जो कपाल गुहा का आयतन था, इसकी जो खोपड़ी का आयतन था, इसकी जो कपाल गुहा का आयतन था वो 1650 सीसी था, 1650 सीसी था, 1650 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो वर्तमान मानव का जो पूर्वज कहते हैं उसे क्या कहते हैं भैया? क्रो-मैग्नन मानव, और इसके कपाल गुहा का आयतन 1650 सीसी था। जबकि वर्तमान मानव के कपाल गुहा का आयतन, जबकि वर्तमान मानव के कपाल गुहा का आयतन 1450 सीसी होता है। समझ आ गया? तो वर्तमान मानव के कपाल गुहा का आयतन छोटा है और हमसे पहले वाले का बड़ा है, हमसे और पहले वाले का और बड़ा हो जाएगा। समझ आ गया? तो जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ेगा उसका हर चीज क्या होगा? छोटा होता चला जाएगा, कपाल गुहा का आयतन छोटा हो जाएगा। मतलब आप समझ तो रहे होंगे। क्लियर है बेटा? डन है। और ये कहाँ से पाया गया है? फ्रांस से पाया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया बेटा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अतीत में कुल 4 सभ्यताएं थी, ठीक है ना बेटा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला क्या पॉइंट बताएंगे? अगला पॉइंट ये बताएंगे कि अतीत में कुल 4 सभ्यताएं थी। फर्स्ट वाज द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग सुमेरियन की सभ्यता के नाम से भी जानते थे। ईच एंड एवरी सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड इन एनी रिवर, प्रत्येक सभ्यता किसी न किसी नदी किनारे स्थित हुआ करती थी, क्योंकि जीना जरूरी है तो पीना जरूरी है। क्या? पानी, है ना। देखो भाई, तो अतीत में कुल 4 सभ्यताएं थी। पहली सभ्यता बताते हैं आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता। पहली सभ्यता आपको बताई जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको हम लोग कहते हैं सुमेरियन सभ्यता, जिसको हम लोग कहते हैं सुमेरियन सभ्यता, ठीक है ना। अब मेसोपोटामिया में जो मेसो है, मेसो का मतलब होता है बीच में, मेसो का मतलब होता है बीच में, और पोटामिया का मतलब होता है नदी, है ना। तो 2 नदियों के बीच में स्थित ये सभ्यता थी, है ना, जिसको वर्तमान में इराक और ईरान के नाम से जानते हैं, जिसको वर्तमान में इराक और ईरान की सभ्यता के नाम से जानते हैं। और किस नदी किनारे स्थित हुआ करती थी? दजला और फरात नदी। ये दजला और फरात नदी के किनारे बनी हुआ करती थी। दजला नदी को वर्तमान में यूफ्रेटस कहते हैं और फरात नदी को वर्तमान में टिग्रिस नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये वर्तमान में हम आपको ये बता दिए हैं, और पुरानी अवस्था में इसको मेसोपोटामिया का नाम से जाना जाता था। दूसरी सभ्यता आपको बताते हैं। दूसरी सभ्यता आपकी है चीन की सभ्यता। दूसरी सभ्यता आपकी है बेटा चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता स्थित थी ह्वांग हो नदी के किनारे। चीन की सभ्यता स्थित थी ह्वांग हो नदी के किनारे। ह्वांग हो नदी को हम लोग पीली नदी के नाम से जानते हैं। ह्वांग हो नदी को हम लोग पीली नदी के नाम से जानते हैं। और ये बाढ़ लाने में बहुत सक्षम है। ये बहुत जरूरी मात्रा में बाढ़ ले आती है, जिससे लोग मर जाते हैं। मर जाएंगे तो शोक फैलेगा, इसलिए ह्वांग हो नदी को हम लोग चीन का शोक कहते हैं। इसलिए ह्वांग हो नदी को हम लोग चीन का शोक कहते हैं, है ना। बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक हम लोग ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। जब ब्राह्मणी ऑप्शन में नहीं आएगा तब आप लगा देंगे महानदी। अगर महानदी और ब्राह्मणी दोनों दिया हुआ है तो आपका आंसर ब्राह्मणी होगा। बंगाल का शोक हम लोग दामोदर को कहते हैं। दामोदर ऑप्शन में ना दिया हो तो अब हुगली लगा दीजिएगा। क्लियर है? तो ये आपको 300 को और याद रखने हैं।
कि चीन का शोक, सौरव ऑफ चाइना, ह्वांगहो, सौरव ऑफ बिहार, कोसी, सौरव ऑफ उड़ीसा, ब्राह्मणी या महानदी, सौरव ऑफ बंगाल, दामोदर या हुगली को कहते हैं। ये उस क्षेत्र में बाढ़ लाती है ना, जिस नदी जो नदी बहती है जहां पर ये बाढ़ ले आती है तो गांव मर जाते हैं, गांव के लोग निपट जाते हैं, है ना, इसलिए इसको शोक के नाम से जानते हैं। ये ह्वांगहो नदी को हम लोग पीली नदी के नाम से जानते हैं, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अगला देखते हैं भाई। चीन की सभ्यता के बाद आपकी आएगी मिस्र की सभ्यता। मिस्र को हम लोग कहते हैं इजिप्ट, मिस्र को हम लोग कहते हैं इजिप्ट। मिस्र की सभ्यता स्थित थी नील नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता स्थित थी नील नदी के किनारे। अच्छा, अब नील नदी में आते हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है, ठीक है ना। अच्छा, पेपर में आ जाए कि बताइए पहले मिस्र में कोई नदी नहीं बहती थी, फिर नील नदी ने बहना शुरू किया, तो पेपर में आता है मिस्र का वरदान हम किस नदी को कहते हैं, तो मिस्र का वरदान हम लोग नील नदी को कहते हैं, मिस्र का वरदान हम लोग नील नदी को कहते हैं। और विश्व का सबसे पहला डेल्टा, डेल्टा और एस्चुरी हमने आपको बताया था, विश्व का पहला डेल्टा, विश्व का पहला डेल्टा किस नदी पर देखा गया, तो विश्व का पहला डेल्टा नील नदी पर देखा गया। इसकी आकृति कैसी थी, इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी, ठीक है ना। विश्व का सबसे पहला डेल्टा नील नदी पर देखा गया था, इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी और इसको सबसे पहले देखा था हेरोडोटस ने, इसको सबसे पहले देखा था हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस को ही हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं, और हेरोडोटस को ही हम लोग इतिहास का क्या कहते हैं बेटा, पिता कहते हैं, है ना। और डेल्टा का पिता भी हम किसे कहेंगे, तो आंसर आएगा हेरोडोटस, ठीक है ना। तो डेल्टा का पिता कहेंगे हेरोडोटस को और इतिहास का पिता भी हम लोग हेरोडोटस को ही कहेंगे। अगला देखते हैं भाई। मिस्र की सभ्यता के बाद जो चौथी सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे हुआ करती थी, तो कुछ लोग बताते हैं सिंधु सभ्यता, कुछ लोग कहते हैं सरस्वती सभ्यता। तो इसको तो हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज। तो ये तो इंट्रोडक्शन में आपको बता रहा हूँ। इतनी अगर आपको बात समझ में आए तो कुछ बातें आपको मिस्र से याद करनी पड़ेंगी, कुछ बातें आपको मिस्र से याद करनी पड़ेंगी। मैं आपको मिस्र से कुछ बातें बता देता हूँ, फिर इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग गहन चर्चा करेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इंट्रोडक्शन ही अभी चल रहा है बेटा, है ना। अब हम लोग थोड़ी सी मिस्र की बात करेंगे, मिस्र की बात करने के बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर आएंगे, ठीक है। चलो कुछ बातें मिस्र पर कर लेते हैं, मिस्र पर कर लेते हैं ना। मिस्र मतलब होता है इजिप्ट। मिस्र मतलब क्या होता है भैया, इजिप्ट। मिस्र की राजधानी है काहिरा, ठीक है ना। मिस्र की राजधानी क्या है भैया, काहिरा, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, मिस्र का वरदान किसे कहते हैं, नील नदी को। नील नदी पर एक बांध बना हुआ है, इसको याद रखना है, आसवान बांध, आसवान डैम। याद रखिएगा कि आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो नील नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, प्राचीन में, पुराने समय में मिस्र का जो राजा होता था उसको हम फैरो कहते थे या फराओ कहते थे, है ना। मिस्र के राजा को फराओ के नाम से जाना जाता था। और ये लोग मिस्र के लोग मानते थे कि अच्छा, जो मिस्र के लोग हैं ये अपने राजा या फैरो से बहुत प्यार किया करते थे, है ना, बहुत मानते थे अपने राजाओं को। तो ये मिस्र के लोग कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मर जाता है, यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको हम लोग वापस जीवित कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया दो प्रकार की होती है। मिस्र लोग मानते हैं दुनिया दो प्रकार की होती है, एक जीवित लोगों की और एक मरे हुए लोगों की, निर्जीव लोगों की, ठीक है ना। कहते हैं कि यदि कोई आत्मा जितने दिन तक, यदि कोई आत्मा जितने दिन तक, कोई आत्मा जितने दिन तक जीवित शरीर में रहती है उतने ही दिन तक वो इस निर्जीवों की दुनिया में रहती है, उतने ही दिन तक, ठीक है ना। ये इनका फिनोमेना है। क्या है बेटा, कि यदि कोई आत्मा जितने दिन तक सजीवों की दुनिया में रहेगी किसी शरीर के अंदर, उतने ही दिन तक, ऐसे मान चलिए कि यदि कोई व्यक्ति 50 साल, है ना, जीवित रहा है तो वो 50 साल इस दुनिया में भी रहेगा, फिर 50 साल इधर, फिर 50 इधर, फिर 50, फिर 50, फिर 50, 50, इस प्रकार से तो जितना यहाँ पे जीवित रहा है उतना यहाँ जीवित रहेगा। बात समझ में आ रही है। अगर कोई व्यक्ति जीवित है और वो मर जाए, मरने के बाद जो उसका शरीर उसने छोड़ा है, जो आत्मा है, उस आत्मा ने जो शरीर छोड़ा है, उस शरीर को अगर हम जलाए ना, ये शरीर को हम जलाए ना, ये शरीर जलाए ना, है ना, कटे ना, फटे ना, सड़े ना, गले ना, है ना, अगर ये सब चीजें ना की जाएं
तो ये जो आत्मा निर्जीवों की दुनिया में गई है वो अपने से 1/4 समय में, मतलब मान के चलिए कि अगर 60 साल तक यहाँ पर व्यक्ति जीवित रहा है और मरने के बाद ये यहाँ चला जाए तो 60 साल तक निर्जीवों की दुनिया में रहेगा। तो 60 का बटे 4 कर दीजिए तो कितना जाएगा 15 साल। तो यदि अगर इसके शरीर को 15 साल तक हम सड़े गले कटे फटे फटने ना दें तो 15 साल के अंदर ही निर्जीवों की दुनिया से ये आत्मा वापस इस शरीर में आ जाएगी। समझ में आ गया? और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी और शक्तिशाली होने के बाद कोई हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि राजा मेरा अपने आप में बहुत शक्तिशाली होगा। क्लियर है? इसलिए मिस्र के लोग जब कोई राजा मर जाता था तो राजा के मरने के बाद उसके नौकरों को भी कुछ मार देते थे और राजा के साथ ही है ना उसको भेज दिया जाता था ताकि राजा निर्जीवों की दुनिया में भी जो नौकर भेजे गए हैं वो उसकी सेवा करते रहे। क्लियर है? और उन सभी के ऊपर लेप वेप लगा के पट्टी बांध कर है ना एक पिरामिड बना दिया जाता था। पिरामिड, क्लियर है? चारों तरफ से बंद पिरामिड बना दिया जाता था और इसके बाद उसको रख दिया जाता था। क्लियर है? फिर आत्मा जो कम समय में उसमें प्रवेश कर जाएगी तो हमको अपना राजा वापस मिल जाएगा। ऐसा फिनोमेना था। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ? हो सकता है ऐसा हुआ, है ना? और ऐसा हुआ कोई आत्मा उस पिरामिड के अंदर आ गई और वो और शक्तिशाली हो गई और उसने मिस्र की सभ्यता को ही समाप्त कर डाला। इसी पर आधारित एक पिक्चर बनाई गई द ममी। तो जो मम्मी के आप पार्ट देखते हो है ना वो एक अच्छी और सच्चाई वाली घटना के से प्रेरित है। ठीक है ना? तो अब आपको क्या पता चल गया? अब आपको ये पता चल गया कि मिस्र के राजा को फराओ कहते हैं और राजाओं की जो कब्र है उसको पिरामिड कहा जाता है। और राजा की जो कब्र है उसको हम पिरामिड कहते हैं। और सबसे बड़ा पिरामिड है मिस्र का गीजा का पिरामिड। सबसे बड़ा पिरामिड है गीजा का पिरामिड। और इस गीजा के पिरामिड की दो खास बात है बेटा। क्या खास बात है? कि अगर बहुत क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यदि आप गीजा के पिरामिड कब्र के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो जैसे जैसे पिरामिड के अंदर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो आप पैर है, जैसे मान ले चलो ये पैर है तो जो ये जमीन है तो जब आप ऐसे करके पैर रखते हो, बात समझ आ रही है? ऐसे करके आप पैर रखते हो तो जैसे मान चलो आप धीमे धीमे चलते चले जा रहे हो और आपने ऐसे पैर रखा और वो पैर जमीन पर ना पड़ा और वो हवा में रह जाए। फिर अब अगला पैर रखो वो भी हवा में रह जाए, अगला पैर रखो वो भी हवा में रह जाए, है ना? तो आपके डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी और वहीं पर आप प्राण छोड़ दोगे या फिर भाग जाओगे। ये तो करोगे। समझ आ गया? तो गीजा के पिरामिड की यही खास बात है बेटा कि जैसे जैसे आप पिरामिड के अंदर चलते चले जाते हो वैसे वैसे आप अपने आप को उठा हुआ महसूस करते हो। तो साइंटिस्टों ने कहा यहाँ पर गीजा के पिरामिड के अंदर गुरुत्वाकर्षण कम है। क्या है भैया? गुरुत्वाकर्षण कम है जिसकी वजह से मनुष्य अपने आप को उठा हुआ महसूस करता है ना? और दूसरी बात, जब भी कोई हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसके अंदर ले जाते हैं तो मशीन अपने आप काम करना बंद कर देती है या खराब हो जाती है। और ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। समझ आ गया? जैसे बेबीलोन का झूलता झूला, बात समझ आ रही? तो आश्चर्यजनक वंडरफुल चीजों में है ना इसका अपना एक अद्वितीय स्थान है। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का अपने आप खराब हो जाना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का खराब हो जाना, ये दो खास बात हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का अपने आप बंद हो जाना। ठीक है? तो ये गीजा के पिरामिड के हमने आपको 2 पॉइंट बताए। बात समझ आ रही है? और सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? गीजा का पिरामिड। ठीक है? तो अच्छा एक और बात बताते हैं मिस्र से और क्वेश्चन क्या बन सकता है? अच्छा, मिस्र की मिट्टी को कहते हैं कीमिया। मिस्र की मिट्टी को कहते हैं कीमिया। ठीक है ना? और कीमिया का मतलब होता है काला रंग। मिस्र की मिट्टी को कहते हैं कीमिया और कीमिया का मतलब होता है काला रंग। और इसी मिट्टी से बहुत सारे तत्वों की खोज की गई है ना? और तत्वों के बारे में पढ़ना ही अपने आप में एक सब्जेक्ट कहलाता है। तो कीमिया से बन गया केमिस्ट्री, कीमिया से बन गया केमिस्ट्री। समझ में आ गया? तो आपसे कह दिया जाए कि फादर कंट्री ऑफ केमिस्ट्री, तो आप बताएंगे इजिप्ट या फिर मिस्र। और केमिस्ट्री शब्द मूलतः किस देश से लिया गया है? तो भी आंसर होगा मिस्र। केमिस्ट्री शब्द किससे आया है? तो कीमिया से आया है। और केमिस्ट्री में कीमिया का मतलब क्या होता है? तो मिट्टी होता है। और अर्थ क्या होता है? तो काला रंग होता है। ठीक है ना? चलिए मिस्र के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है ना?
तो अब हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करने वाले हैं, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता देख लेते हैं भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे नाम हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया था, तांबे का, है ना। तो मनुष्य द्वारा प्रयोग किया सर्वप्रथम धातु, तो ऐसे कह दिया जाए सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु कौन सी थी, तो सर्वप्रथम प्रयोग की गई धातु थी तांबा, कॉपर, ठीक है ना। तो सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था, कॉपर या तांबे का प्रयोग किया था, है ना। सबसे पहला पालतू पशु कौन था, तो पालतू पशु में आ जाएगा कुत्ता। सबसे पहला पालतू पशु कौन था, तो आंसर लगा देंगे कुत्ता। समझ आ गया। आपसे कह दिया जाए कि सर्वप्रथम, हाँ सर्वप्रथम बताइए कि औजार, प्रथम औजार कौन सा था, आपसे कह दिया जाए प्रथम औजार कौन सा था, तो आप बताएंगे कुल्हाड़ी, एक्स, कुल्हाड़ी, है ना। और अगर आपसे कह दिया जाए कि कृषि के साक्ष्य, कृषि या खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले, ये हम आपको पुराना बता रहे, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना बता रहे हैं, ठीक है ना। कृषि या खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले, तो आप बताएंगे मेहरगढ़, आप बताएंगे मेहरगढ़, है ना। और मेहरगढ़ में कृषि या खेती के साक्ष्य मिले थे, लेकिन कौन सी खेती के साक्ष्य मिले थे, गेहूं के साक्ष्य, गेहूं की खेती के साक्ष्य, गेहूं की खेती के साथ, है ना। और आज कह दिया चावल की खेती के साथ कहां से मिले थे, चावल की खेती के, तो आप बताएंगे कोलडीवा, इलाहाबाद के पास कोलडीवा, बेलन घाटी, ठीक है ना। तो चावल के साथ कोलडीवा, कृषि या खेती के साथ या गेहूं की खेती मेहरगढ़, है ना। प्रथम औजार कुल्हाड़ी और पालतू पशु कुत्ता, और सर्वप्रथम मनुष्य ने क्या प्रयोग किया था, तांबा, ठीक है ना। और हमने आपको केमिस्ट्री में सिखाया है कि तांबे में, तांबा मुलायम होता है, यदि तांबे में हम मिला दें टिन, यदि तांबे में हम टिन मिला दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कांसा, कांसा मतलब होता है ब्रॉन्ज, कांसा मतलब होता है ब्रॉन्ज, समझ आ गया, ठीक है। तो अब ये तो पुरानी बात हो गई, सबसे पुरानी बात हो गई, पाषाण काल के आसपास बात हो गई। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता ने क्या किया था कि तांबे में मिला दिया था टिन, तांबे में क्या मिला दिया था बेटा, टिन मिला दिया था, तो तांबा टिन मिलकर क्या बन गया था, कांसा। इसलिए सिंधु सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, है ना, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हाँ बाद में देख सकते हो, आप ही के पास रहेगा, आप आराम से जाइए, आराम से, ठीक है ना। आपका जब मन करे आप तब तक वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। शाम को, सुबह, कल, दोपहर में, ना 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने तक, ठीक है ना। 6 महीने तक आप कोई भी वीडियो देख सकते हो लगातार, ठीक है ना। 6 महीने के बाद वो अपने आप गायब हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर तो हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग, इसका सबसे पहला नगर खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता, इसी को कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, है ना। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, है ना। और कुछ लोग मेसोपोटामिया के लोग इसको मेलुहा के नाम से जानते हैं, है ना। इसको हम लोग सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, ये इतनी सभ्यताएं इसके नाम की हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई क्या हुआ था, बात बताते हैं आपको 1826 ईस्वी की, है ना। 1826 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मेसान। 1826 के आसपास एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मेसान। चार्ल्स मेसान की सबसे पहले नजर जाती है हड़प्पा के टीले पर, टीले मतलब कि ऊंचाई पर स्थित एक क्षेत्र, है ना। तो चार्ल्स मेसान की सर्वप्रथम नजर जाती है किस पर, एक हड़प्पा के टीले पर, हड़प्पा के टीले पर, है ना। और उसने सोचा यार ये क्या है, लेकिन अब हड़प्पा के टीले पर नजर तो जाती है लेकिन वहां पर कुछ बात नहीं हो पाती और इसको इग्नोर कर दिया जाता है। फिर आगे चलकर है ना, आगे चलकर 1853 के आसपास, ठीक है ना, 1850 से 53 के आसपास, है ना, कराची से लाहौर के बीच ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही होती हैं। तो कराची से लाहौर के बीच ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही होती हैं। तो आपको पता है कि ट्रेन की पटरियों के बीच में हम लोग कुछ गिट्टी डालते हैं, गिट्टी मतलब जो ईंट होती है, ईंट को फोड़ फोड़ के डाला जाता है ना, ट्रेन की पटरियों को बनाने के लिए। तो भैया जब
ईंट चाहिए। लाहौर से कराची में जब ट्रेन की पटरियां बिछा जा रही थी तो हमको ईंटों की आवश्यकता पड़ी। जब ईंटों की आवश्यकता पड़ी तो भैया ये तो ट्रेन है, ये किसके संदर्भ में बिछवाई जा रही थी? दो व्यक्ति थे, एक का नाम था जॉन ब्रंटन और एक का नाम था विलियम ब्रंटन। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, ठीक है ना। तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के नेतृत्व में ये कराची से लाहौर के बीच ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही थी। तो ईंटों की पड़ गई आवश्यकता। तो ईंटों की आवश्यकता पड़ने पर जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने कहा ये काम अभी यहीं रोकना पड़ेगा, जब ईंटें आ जाएंगी तो हम लोग काम शुरू करेंगे। तो जो मजदूर थे, मजदूरों ने कहा कि सर अगर हम आपको ईंटें ले आए, है ना, तो आप काम शुरू रखेंगे। कहा ठीक है। तो मजदूर जाते हैं, है ना, और मजदूर कुछ ईंटें उखाड़ कर ले आते हैं। जब ईंटें उखाड़ कर लाते हैं तो बड़ा अजीब सा डिजाइन होता है ना। कभी एल आकार की ईंटें मिल जाती हैं, कभी वक्राकार ईंटें मिल जाती हैं, और हम लोग क्या ईंटें कभी ऐसी मिली नहीं थी, है ना। तो अब जब ये ईंटें मिली तो जॉन ब्रंटन विलियम ब्रंटन को, तो ये बात चली गई पुरातत्व विभाग में। तो ये बात चली गई पुरातत्व विभाग में, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में। अब पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने देखा भैया ये ईंटें तो यार काफी पुरानी लग रही हैं, ये ईंटें तो काफी पुरानी लग रही हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने उन ईंटों पर खोज करना शुरू कर दिया और यहां से हड़प्पा सभ्यता की खोज होनी शुरू हो गई। इसलिए हम लोग अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहते हैं, है ना, भारत में पुरातत्व का पिता, भारत में पुरातत्व विभाग का पिता के नाम से जानते हैं। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्लियर है। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद अब आ गए सर जॉन मार्शल। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद फिर आ गए सर जॉन मार्शल, ठीक है। फिर सर जॉन मार्शल ने इसकी खोजबीन शुरू करी। सर जॉन मार्शल के अंडर में दो व्यक्ति काम करते थे, एक का नाम था दयाराम साहनी और एक का नाम था राखलदास बनर्जी। एक का नाम था दयाराम साहनी और एक का नाम था राखलदास बनर्जी। तो भैया सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी को भेजा कि जाइए और पूरी बात का पता लगाइए। तो 1921-22 के आसपास दयाराम साहनी, 1921-22 के आसपास दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी गए, है ना, और उत्खनन करना शुरू किया, खुदाई करना शुरू किया और उनको चीजें मिलना शुरू हुई। फिर दयाराम साहनी अलग गए, राखलदास बनर्जी अलग गए, है ना, माधव स्वरूप वत्स अलग गए, फिर इसके बाद मार्टिन व्हीलर अलग गए। तो इन्होंने वहां पर जाके अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपनी अपनी चीजों को उखाड़ना शुरू किया और हमको नई नई सभ्यता का विकास करना मिलना शुरू हो गया। तो अभी तक जो हमारा इतिहास था वो 1500 BC के आसपास माना जाता था। अभी तक जो हमारा इतिहास था वो 1500 BC के आसपास माना जाता था। लेकिन इस ईंट ने हमारे इतिहास को पूरा 1000 साल पीछे ढकेल दिया। तो जो 1500 BC है ना, वो 2500 BC में तब्दील हो गया। अब आपके मन में आना चाहिए कि व्हाट इज BC एंड व्हाट इज AD। BC और AD में अंतर क्या होता है ना। अच्छी इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ चलो, तो सब हाँ ऐसे रिपीट करते चलो, जो भी मैं बोलता चलो उसको रिपीट करते चलो, आप टाइपिंग आप करते चलो, है ना, आपको भी आता रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब आपके दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज BC एंड व्हाट इज AD, है ना। तो BC और AD में हम लोग अंतर समझने की कोशिश थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द टाइम डिफरेंस, कि BC और AD क्या होता है, ठीक है बेटा। देखो भाई, कुछ लोग इसे कहते हैं ईसा मसीह के जन्म के पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद, जबकि ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है, ठीक है ना। देखो भाई, बहुत बड़े बड़े टीचरों के मुंह से हमने सुन लिया ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। ईसा मसीह का जन्म तो 4 AD में हुआ था, यरूशलेम के बैतलहम के निकट, है ना। और इनके बहुत सारे दोस्त थे और उनमें से एक दोस्त था जिन्होंने उनकी मुखबरी कर दी थी, नाम नहीं याद आ रहा अभी, बताया जाएगा। इनकी हमें बहुत पूरी एक जीवनी है, ठीक है ना। इनकी जीवनी पर कभी प्रकाश डालेंगे जब ईसाई धर्म पढ़ाएंगे। अभी तो बहुत सारे धर्म पढ़ाने बाकी हैं, ईसाई धर्म भी उसी में पढ़ा देंगे हम आपको, जो भी क्वेश्चन बनते होंगे। देखो भाई, इसको हम लेके चलते हैं, इसको हम ऐसे लेके चलते हैं, है ना, इसको ऐसे खींच लेते हैं, इसको ऐसे करके खींच लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम मानते हैं AD, फुल फॉर्म इसका है एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी, क्लियर है। इसको हम मान लेते हैं BC, इसको हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, समझ आ गया। अच्छा,
अब बच्चे कहते हैं सर ईसा मसीह के जन्म से पहले बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के बाद, है ना, मरने के बाद, तो क्या हो जाएगा अन्ना डोमिनी। अरे भैया अगर कुछ लोग इसको अन्ना डोमिनी को आफ्टर डेथ भी कर देते हैं, आफ्टर डेथ, समझ आ गया। तो मतलब कहते हैं कि सर जन्म से पहले और मृत्यु के बाद, तो जन्म से पहले बीसी और मृत्यु के बाद एडी। अगर ऐसा है तो वो कुछ समय तक जीवित भी तो रहे होंगे, अरे हाँ कि ना। जैसे मान के चलो कि इसके पहले है बीसी और इसके बाद है एडी, तो क्या वो जीवित नहीं रहे? तो वो जितने साल जीवित रहे वो समय क्या कराएगा? कुछ नहीं, है ना। कुछ इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। बीसी और एडी समझ लो। जैसे मान के चलो कुछ इस प्रकार से कि मान के चलिए कि जो मार्कर है हमने कह दिया ये मार्कर 4038 साल पुराना है, काम खत्म हो गया। हमने खुदाई करी और खुदाई में पता चला ये मार्कर 4038 साल पुराना है ना। तो हमने क्या देखा, वर्तमान में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2017 2018 2019, ठीक है ना। इधर ले आते हैं वापस, ऐसे कैसे ले जाओ 2020 2021 सो ऑन, है ना। इधर ले आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टाइम क्योंकि माइनस में होता नहीं है ना। इस प्रकार से चले जाओ 2018 2019 2020 2021, इस प्रकार से इसको भी लेते चले गए, है ना। वर्तमान में चल रहा है 2019, और 2019 में जब खुदाई हुई तो खुदाई में हमको एक मार्कर मिल गया, है ना। और वो मार्कर पता चला कार्बन डेटिंग से कि 4038 साल पुराना ये मार्कर है। यूरेनियम डेटिंग से पता चला कि जो मार्कर है वो 4038 साल पुराना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से पीछे जाएंगे, जब 2019 से पीछे जाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक कुल कितने साल हो जाएंगे, 2019 साल हो जाएंगे। यहां से लेकर वापस जाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक कुल कितने साल हो जाएंगे, यहां तक, तो ये कितने साल हो जाएंगे, 2019 साल हो जाएंगे, है ना। तो इनको अगर जोड़ देंगे तो 2019 और 2019 कुल कितने साल हो जाएंगे, 4038 हो जाएंगे। मतलब ये जो मार्कर था वो 2019 बीसी में बना हुआ था, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। मतलब जो बीसी होता है ना, वो जो बीसी होता है वो हमारे एडी से पीछे की ओर जाता है ना। अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई चीज 2019 बीसी में बनी थी, कह दिया जाए कोई चीज 2019 बीसी में बनी थी, तो बताओ वो आज से कुल कितनी पुरानी है। तो वर्तमान में चल रहा है 2019 और आप बता रहे हो 2019 बीसी, तो 2019 ये और 2019 ये दोनों को जोड़ दो तो टोटल ईयर आ जाएगा। तो क्या जाएगा, टोटल ईयर आ जाएगा। हम कह दें कि बताओ जो ऋग्वेद है वो 1500 बीसी में बना था, जो ऋग्वेद है वो 1500 बीसी में बना था। तो बताइए वर्तमान में ऋग्वेद कितने साल पुराना है, तो वर्तमान में चल रहा है 2019। तो आप क्या करिए 2019 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 1 5 3, जो ऋग्वेद है वो 3519 साल पुराना हो जाएगा, है ना। अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई वस्तु 4000 साल पुरानी है, कोई वस्तु 4000 साल पुरानी है, तो उसका टाइम बताइए, तो 4000 में 2019 माइनस कर दो, तो वर्तमान में क्या चल रहा है 2019, तो 4000 में 2019 माइनस कर दो, जितना भी आ जाएगा उतना बीसी उसका आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो ये बीसी और एडी, ठीक है ना, जो बीसी और एडी है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बिफोर क्राइस्ट अन्ना डोमिनी नहीं है, हम लोगों ने सुविधा के अनुसार हम लोगों ने इसको इस प्रकार से बांट दिया है, ठीक है ना। तो 0 से पहले क्या हो जाएगा बीसी, 0 के बाद क्या हो जाएगा एडी, इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, इसको कहते हैं अन्ना डोमिनी। अब आपको समझ में आ गया होगा टोटल ईयर, है ना। तो अच्छा अब आगे आते हैं भाई। अगर कह दिया जाए सिंधु सभ्यता के समय की बात की जाए, सिंधु सभ्यता के समय की बात की जाए, तो आप तो बेटा हाँ आईएएस का पेपर दोगे, जैसे आईएएस नहीं दोगे, आईएएस का दोगे, ठीक है ना। अगर हम लोग सिविल की बात करें तो सिविल में क्या होता है कि अभी तो आपसे कह दिया जाएगा कि बताइए सिंधु सभ्यता का समय क्या था, है ना। तो अभी तो आपको पता है सिंधु सभ्यता का समय कार्बन डेटिंग के हिसाब से 2350 से 1750 बीसी है ना। 2350 से 1750 बीसी है कार्बन डेटिंग के हिसाब से। लेकिन आप जब सिविल का पेपर दोगे, तो वो आपसे, है ना, विद्वानों के हिसाब से पूछेगा कि सर जॉन मार्शल के अनुसार ये सिंधु सभ्यता कितने से कितने तक चली, अर्नस्ट मैके के हिसाब से कितने से कितने तक चली, माधव स्वरूप वत्स के अनुसार इसका समय बताइए, सीजे गैड के अनुसार बताइए, फेयर सर्विस के हिसाब से बताइए, मार्टिन व्हीलर के हिसाब से बताइए, है ना। कुछ विद्वान के हिसाब से पूछेगा। तो नोट्स आपको इसी प्रकार से बनाने हैं, है ना। अगर हम समय की बात करें, अगर हम लोग समय की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन 14 डेटिंग, है ना। C14 डेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो C14 आता है 2350 से 1750 बीसी,
2350 बीसी से 1750 बीसी। कह दिया जाए वर्तमान में सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है, तो वर्तमान में चल रहा है 2019, वर्तमान में चल रहा है 2019। तो दोनों में 2019 19 जोड़ दिया तो 9 5 1 6 3 4 9 5 1 6 7 3। मतलब क्या है कि जो सिंधु सभ्यता की सबसे पुरानी चीज जो खुदाई में मिली है वो कितनी पुरानी है, तो सिंधु सभ्यता की सबसे पुरानी चीज 4369 साल से पुरानी नहीं मिली और 3769 साल से नई नहीं मिली। कहने का मतलब ये है सिंधु सभ्यता जो सबसे पुरानी चीज है उसकी कार्बन डेटिंग कराई गई तो पता चला ये इतने साल पुरानी है। तो सिंधु सभ्यता की चीजें इससे नई नहीं मिल रही हैं, इससे पुरानी नहीं मिल रही हैं, मतलब एक सभ्यता अब बनी होगी और अब समाप्त हो गई होगी। ठीक है ना। तो हमने साल निकाल लिए थे तो समय भी निकाल लिया था। ठीक है ना। लेकिन अब धीमे धीमे और भी चीजें मिलती चली जा रही हैं, सभी साइंटिस्टों को सभी विद्वानों को अलग अलग चीजें, इतिहासकर्ताओं को अलग अलग चीजें मिलती चली जा रही हैं जिसकी कार्बन डेटिंग अलग अलग होती चली जा रही है ना। तो सबसे मान्यता प्राप्त है वो कौन सी है, 2350 से 1750 बीसी। ठीक है ना। ये कार्बन डेटिंग के हिसाब से, इसी कार्बन डेटिंग को हम लोग सीजे गैड भी कहते हैं, सीजे गैड। तो हमारे विद्वान सीजे गैड ने भी कहा है कि 2350 से 1750 बीसी बिल्कुल परफेक्ट समय है। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी, सर जॉन मार्शल की, तो सर जॉन मार्शल ने इसको 3250 से 1750 बताया है। सर जॉन मार्शल की बात करें तो सर जॉन मार्शल ने इसको 3250 से, इसको 3250 से, है ना, 1750 बीसी बताया है। 3250 से 2750, 3250 क्या भैया, 2750 बीसी बताया है। 3250 से 2750 बीसी बताया है। ठीक है ना। सीजे गैड ने कार्बन डेटिंग के हिसाब से 2350 से 1750 है। अर्नस्ट मैके के हिसाब से 2800 से 2500 है। अर्नस्ट मैके, ये सब आपको याद रखना है। अर्नस्ट मैके के हिसाब से 2800 बीसी से लेकर 2500 बीसी है। 2800 बीसी से लेकर 2500 बीसी है ना। और अगर हम लोग बात करें माधव स्वरूप वत्स के हिसाब से, है ना, MS वत्स के हिसाब से बात करें तो 3500 से 2700 बीसी है ना। हाँ, माधव स्वरूप वत्स की बात करें, है ना, तो माधव स्वरूप वत्स कहते हैं कि 3500 से 2700, कितना है भैया, 3500 से 2700, 3500 से 2700 बीसी। ठीक है ना। माधव स्वरूप वत्स हो गए। और क्या बता सकते हैं, मैं आपको सीजे कैट बता दिया है ना। मार्टिन व्हीलर तो बहुत पेपर में आया है। मार्टिन व्हीलर का सबसे ज्यादा पेपर में आया है कि मार्टिन व्हीलर के हिसाब से, है ना, सिंधु सभ्यता का कार्यकाल कितना था, तो 2500 से 1500 बीसी। कितना था भैया, 2500 से 1500 बीसी, 2500 से 1500 बीसी। और एक लास्ट देख लेते हैं, फेयर सर्विस। तो फेयर सर्विस के हिसाब से 2000 बीसी से लेकर 1500 बीसी, कितना है, 2000 बीसी से लेकर 1500 बीसी। क्लियर है। तो आपको इतने समय काल याद करने पड़ेंगे अगर आपको अच्छा पेपर निकालना है। ठीक है ना। अगर आपको अच्छा पेपर निकालना है तो आपको एसी बीसी समझ नहीं आया, एसी हमने बोला ही नहीं है, एसी हमने बोला ही भी है। सचिन कुमार, कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको एडी और बीसी समझ में नहीं आया, बोले, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करें जिसको एडी और बीसी समझ में नहीं आया। देखें हम भी जरा कितने लोग ऐसे हैं जिनको एडी और बीसी समझ में नहीं आया, जल्दी करो। एक ही व्यक्ति अभी अब तक हमको मिला है, सचिन कुमार। और देखते हैं कितने भी यहाँ पे बैठे हैं जिनको एडी और बीसी समझ में नहीं आया। जल्दी कमेंट करो बेटा, फटाफट देखते हैं किसको एडी बीसी समझ में नहीं आया, पता तो चले कि 300-400 लोग जितने भी ऑनलाइन है उनमें कितने लोग को एडी और बीसी समझ में नहीं आया। इससे धीमे शायद ही कोई टीचर पढ़ा रहा होगा। माइंड स्ट्रोक, पप्पू कुमार, कृष्णा राव, तीन लोग ऐसे हैं सिर्फ पूरे ऑनलाइन में, सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जिनको
एडी और बीसी मतलब समझ नहीं आया, ठीक है ना। पूरे में सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जिनको एडी और बीसी समझ में नहीं आया, है ना। बेटा तुम लोग वही याद करे होगे, है ना, ईसा मसीह जन्म से पहले, ईसा मसीह जन्म के बाद, है ना। चलो इन्हीं लोग को बता देते हैं। सिर्फ 3 लोग ऐसे फंसे हैं जिनको एडी बीसी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया भगवान जाने। अब या तो कोई और काम करो तो कोई और काम कर लो बेटा, नहीं पढ़ना हो तो, ठीक है। अगर 50% लोग कहते कि हमें समझ में नहीं आया तो हमें लगता है कि ठीक है चलो हम नहीं समझा पाए। अगर 100 में से 0.3%, 100% में 0.3% लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आया, तो फिर किसी गलती बताइए। एक बार फिर बता दे रहे हैं, जल्दी समझना। तो आपको ये सिंधु सभ्यता का कार्यकाल याद करना पड़ेगा बेटा, इसको तो याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी चीजें हम बता देंगे आपको, इसको याद करना पड़ेगा। सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 बताया, अर्नेस्ट मैके ने 2800 से 2500, माधव स्वरूप ने 3500 से 2700, मार्टिन व्हीलर ने 2500 से 1500, वेयर सर्विस ने 2000 से 1500 बीसी, है ना। ये कार्यकाल है और सबसे सटीक कार्यकाल है सीजे गैट का। इसको कार्बन डेटिंग भी क्या नाम से जानते हैं, 2350 से 1750 बीसी, ठीक है। चलिए तो अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता किसने रखा। तो सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता किसने रखा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु का नामकरण है ना सर जॉन मार्शल ने किया है, याद रखिएगा। सिंधु का नामकरण सर जॉन मार्शल ने किया है, यानी सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता, है ना, क्या है, किसने किया है। तो आंसर है सर जॉन मार्शल। सचिन कुमार आप बोल तो पा नहीं रहे हो, एसी और बीसी लिख रहे हो। बोल जब पा नहीं रहे हो तो क्या समझ में आएगा बताओ। एडी बताया हमने, एडी और बीसी, एसी बीसी बार बार टाइप कर रहे हो, एसी बीसी। पहले आंखें खोलो कान खोलो, पढ़ने के तब समझ में आएगा, ठीक है ना। हम तो उसी दिन समझ गए थे जिस दिन हमने केमिस्ट्री का पीडीएफ भेजा, और पीडीएफ भेजने के बाद हमने उसका पासवर्ड भेजा, है ना। फिर भी लोग कह रहे सर पासवर्ड कहाँ है, पासवर्ड पे क्लिक कर रहा है तो पासवर्ड नहीं खुल रहा है। अरे यार जब टाइप करके भेजा है तो हमें उस पर क्लिक करके कैसे खुल जाएगा। हम उसी दिन समझ गए थे, कितने होशियार लोग हमारे पास जुड़ गए, है ना। उसी दिन हम समझ गए थे, ठीक है ना। तब से हमने ज्यादा बोलना कहाँ शुरू किया है, तब से हम बहुत कम बोलने लगे हैं, ठीक है ना। हम समझ गए कितने। अरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर भी नीचे दिया है, फिर भी आपने पूछते हैं कि क्वेश्चन का आंसर नहीं है। पेपर कैसे करोगे तुम लोग जाके, ये बात समझ में नहीं आ रही हमको। कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं एक बार फिर से। चलो कोई बात नहीं, पैसा दिया है ना, बात ये भी तो फंसती है। देखो भाई ये जीरो के बाद के जो सन होता है उसको हम एडी कहते हैं। एडी को कहते हैं, फुल फॉर्म होता है इसका एन्ना डोमिनी, फुल फॉर्म इसका है एन्ना डोमिनी, क्लियर है। और एडी के पहले वाले लेते हैं बीसी, इसको फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना भैया। देखो अरे यार लिख देते हैं, पता चला कि बिफोर का लिखते अगर इधर चला गया। अबे कुछ लोग ऐसे भी है कि हम बिफोर बीसी लिखें और बिफोर क्राइस्ट अगर इधर तक आ गया है तो कहेंगे सर आपने बीसी उधर कैसे ले गए। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले हैं हमको। चलो भैया लिख देते हैं बीसी, फुल फॉर्म है इसका बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। देखो भाई इसको ले चलते हैं। तो वर्तमान में एडी चल रहा है, तो हिंदी में इसे कहते हैं ईसवी सन, हिंदी में इसे कहते हैं ईसवी सन, है ना। ये वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। और इसको कहते हैं ईसा पूर्व, इसे हम कहते हैं ईसा पूर्व, ठीक है ना बेटा। चलिए देखते हैं, है ना। वर्तमान में क्या, वर्तमान में ऐसे गिनती लेते हैं, कोई एक सन आया होगा, 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 2017 2018 2019 इस प्रकार से ये चलता चला जाएगा, है ना। और फिर 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो इधर से भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 2019, है ना, 2020, इस प्रकार से ये भी चलता चला जाएगा। तो वर्तमान में चल रहा है 2019 एडी, वर्तमान में चल रहा है 2019 एडी, ठीक है ना। अब 2019 एडी चल रहा है, वर्तमान में हमने अपने घर में खुदाई कर दी। खुदाई करने पे पता चला ये जो रिमोट है ना, ये रिमोट जो है वो 5000 साल पुराना है। रिमोट जो है 5000 साल पुराना है। तो तुम कैसे बताओगे कि 5000 साल पुराना है तो कब बना होगा। तो मैं तो अभी 2019 ही चल रहा है, तो 2019 से पीछे जाओगे, है ना। तो कितना पीछे जा सकते हो, 0 तक आ सकते हो, मतलब 2019 साल पीछे आ सकते हो। लेकिन जो रिमोट है वो तो 5000 साल पुराना है। तो आप क्या करोगे, इसके और पीछे जाओगे ना, इसके और पीछे जाओगे, जब तक ये कंप्लीट 5000 नहीं हो जाता, जब तक ये टोटल 5000 नहीं हो जाता। बात समझ आ रही है, क्लियर है। मतलब क्या है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई चीज 5000 साल पुरानी है, तो बताइए ये कब बनी थी, डेट निकालनी है। तो वर्तमान में डेट क्या चल रही है, 2019 चल रही है, तो इसको 2019 घटा दो। तो 10 में 9 गया 1, 9 में 1 गया 8, है ना, 9, 4 में 2 गया 2। मतलब कि यदि कोई चीज 5000 साल पुरानी है
तो बताइए वो कब बनी थी? तो 2981 बीसी में बनी थी, बीसी। इधर ले आएंगे तो 2981 बीसी में बनी थी। बात समझा रहे? वही तो ने बताया, अगर कोई मार्कर 4038 साल पुराना है, यहां पर वर्तमान में कोई मार्कर हमको मिला वो 4038 साल पुराना है, तो बताइए है ना वो कब बना था? वो कब बना था? तो 4038 साल पुराना है तो 2019 वर्तमान में चल रहा है, तो इसमें घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2019 आ जाएगा ना। तो 2019 बीसी में बना था। जैसे कह दिया सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का समय, आप इसमें समय दे दें तो जोड़ देंगे। कह दिया सिंधु सभ्यता का समय है ना 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी है। तो बताइए ये सभ्यता कितनी पुरानी है? तो वर्तमान में चल रहा है 2019, इसमें जोड़ दो तो टोटल समय निकल आएगा। समझ आएगा? तो हमने टोटल समय निकाला था 9, 5, 6, 3, 4, तो सिंधु सभ्यता 4369 साल पुरानी है ना। और कब तक चली थी ये? तो 9, 5, 1, 6, 7, 2, 1, 3, 3769 साल चली थी। कहने मतलब ये है कि 600 साल तक सिंधु सभ्यता चली थी। इसका माइनस कर दें तो ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एडी और बीसी में अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। जीरो कहां से लिया गया है? सचिन कुमार पूछ रहे हैं जीरो कहां से लिया गया? बेटा तुम बंद कर दो और अपने घर पे बैठ जाओ, ठीक है ना। और यहां पर एक ऐसा टीचर ढूंढ लो जो तुम्हारी खोपड़ी खा सके, ठीक है। जीरो कहां से लिया गया है, फिर माइनस कहां से लिया गया है, -1 कहां से आया, फिर और भी डिजिट तो आई है, वो भी पूछ लो कहां से आई है। जुड़ गए हैं कुछ लोग खतरनाक हमारे साथ, हम जुड़ जान गए हैं। जीरो कहां से लिया गया है? जीरो का आविष्कार, अरे भैया ज्यादा है तो आपने गूगल पे सर्च कर लो। जीरो का आविष्कार किया भास्कराचार्य ने और प्रयोग किया था सबसे पहले आर्यभट्ट ने, है ना। अच्छा इतना समझा लो कि समझ नहीं आ रहा, बार बार लड़का कमेंट कर रहा है सचिन कुमार। सचिन अगर आपको सुनाई पड़ रहा है तो होश में आ जाओ, ठीक है ना। जीरो कहां से लिया गया? बार बार 50 बार पूछ चुके हो कहां से लिया गया है, तुम्हारे घर से लिया गया है। ठीक है, चलो। एक होते हैं वो बच्चे जिनको कुछ आता नहीं है तो उनको सीखने की ललक होती है। एक वो बच्चे जो कुछ नहीं आता और वो कुछ सीखना भी नहीं चाहता, उंगली करना जानता है सिर्फ। चलो वापस आते हैं भाई, ठीक है। तो हमने आपको बताया सिंधु सभ्यता, तो हमने आपको क्या क्या बताया था भैया कि सिंधु सभ्यता को हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को हम लोग कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता को हम लोग कहते हैं मेलुहा सभ्यता और सरस्वती सभ्यता, ठीक है ना। इतने नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। देखते हैं भाई, तो अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सिंधु सभ्यता का हमने आपको क्या बता दिया? कार्यकाल। सिंधु सभ्यता का हमने आपको कार्यकाल या समयकाल बता दिया, जो आपको कार्बन डेटिंग के हिसाब से C14 के हिसाब से। अभी इसको याद कर लो, आंसर है 2350 से 1750 BC। 2350 से क्या बेटा? 1750 BC। बात समझ आ रही है? तो ये क्या है बेटा? ये है कार्यकाल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सिंधु सभ्यता के विस्तार में, कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था। तो आपको बताया था हमने एक सूत्र था, वो सूत्र अभी याद कर लेते हैं हम लोग। क्या है? पुआ दद पशु। क्या है बेटा? पुआ दद पशु, ठीक है ना। तो ये आपको सूत्र याद होना चाहिए, तो आपको इससे ये याद हो जाएगा सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं बस पुआ दद पशु। तो ऊ से क्या है? उत्तर है, पू से क्या है? पूर्व है, दा से क्या है? दक्षिण है, ठीक है। और सू से पा से क्या है? पश्चिम है। तो जो शुरू के लिखे हैं, ये जो शुरू के लिखे हैं उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। फिर आपसे कहा जाए कि बताइए सिंधु सभ्यता उत्तर में कहां तक फैली थी? जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, दक्षिणी और उत्तरी जिला। समझ आ गया? तो उत्तरी जिला कौन सा है? मांडा। उत्तरी जिला कौन सा है? मांडा। मांडा कहां पड़ता है वर्तमान में? जम्मू कश्मीर में। पूर्वी जिला कौन सा है? तो पूर्व में है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर,
पूर्व। और आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। दक्षिण, दक्षिण क्या है? दायमाबाद, दक्षिण क्या है? दायमाबाद, है ना। दायमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र, दायमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र। पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र, तो आप बताएंगे सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। और सुतका गेंडोर कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में। अरे बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान का क्षेत्र है जो अलग होने की मांग करने में लगा हुआ है कि हमको भी अलग कर दो, ठीक है ना। तो ये हो गया सिंधु सभ्यता का विस्तार, ठीक है। तो ऊ से उत्तर, मा से मांडा, पू से पूरब, आ से आलमगीरपुर, दा से दक्षिण, दा से दायमाबाद, पा से पश्चिम, सू से सुतका गेंडोर। तो ये हो गया सिंधु सभ्यता का विस्तार। सिंधु सभ्यता इतने किलोमीटर में फैला है। और इसको अगर हम क्षेत्रफल में देख लें, क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर होगा, ठीक है ना। तो सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 2 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास होगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग स्वतंत्रता से पहले देखें, अगर हम लोग स्वतंत्रता से पहले देखें कि जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे 1947 से पहले, तो इसका विस्तार 12,99,000 है ना 613 वर्ग किलोमीटर में था। 12,99,613 वर्ग किलोमीटर था, है ना। लेकिन अब क्या, धीमे धीमे इसकी खोज बढ़ती चली जा रही है। तो वर्तमान में इसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और पहले ये 12, ये जो क्षेत्रफल जो वर्तमान में फैला हुआ है, ठीक है ना, वर्तमान में जो फैला हुआ है ये 20 लाख है, 2 लाख नहीं, क्या है 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना। और स्वतंत्रता से पहले क्या था? 12,99,000, मतलब कि 13 लाख के आसपास ये स्वतंत्रता से पहले था। स्वतंत्रता से पहले सिंधु सभ्यता के 40 नगरों की खोज हो चुकी थी, ठीक है ना। स्वतंत्रता से पहले है ना सिंधु सभ्यता के 40 नगरों की खोज हो चुकी थी। लेकिन वर्तमान में 1100 प्लस नगरों की खोज हो चुकी है ना। 1100 प्लस नगरों की खोज हो चुकी है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताइए बड़े नगर कितने खोजे जा चुके हैं, मध्यम नगर कितने खोजे जा चुके हैं, और मुख्य नगर कितने खोजे जा चुके हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही है, आपको सिंधु सभ्यता का विस्तार समझ में आ गया, है ना। आप अगर इसको हम चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करें तो चित्र के माध्यम से इसको कैसे समझा सकते हैं, जरा देखते हैं भाई। चित्र के माध्यम से इसको हम कैसे समझा सकते हैं। ये हो गया मांडा जम्मू कश्मीर, ये हो गया आलमगीरपुर, ये हो गया आपका दायमाबाद, और ये हो गया आपका सुतका गेंडोर, ठीक है ना। तो हमने इसको ऐसे मिला दिया, हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे मिला दिया। तो आपने क्या देखा, अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी, सिंधु सभ्यता के विस्तार की आकृति कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता के विस्तार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार लगाएंगे आंसर। क्या लगाएंगे भैया? त्रिभुजाकार। तो सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी बेटा? तो सिंधु सभ्यता की आकृति थी त्रिभुजाकार। बात समझ आ रही है? क्लियर है? सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार, ठीक है ना बेटा, क्लियर है? हाँ, अब हम आते हैं, बिल्कुल सही बेटा, शुभम पटेल, कुछ लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, उन्होंने हमसे पढ़ा हुआ है तो वो और भी आगे बढ़ रहे हैं हम लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिंधु सभ्यता के नगरों पर। अब आते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता के नगरों पर। अब आते हैं सिंधु सभ्यता के नगर पर, आते हैं नगर पर। तो अगर नगर की बात की जाए तो हम आपसे कहते हैं कुल नगर, कुल नगरों की संख्या बताइए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बड़े नगरों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन, मुख्य नगरों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले कितने नगर थे, स्वतंत्रता से पूर्व कितने नगरों की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक नगर कहां पर हैं, भारत में सर्वाधिक सिंधु नगर कहां पर पाए गए, सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के नगर, भारत के सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के नगर कहां पाए गए, है ना। ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन है। तो सिंधु सभ्यता कुल नगरों की बात की जाए तो 1500 प्लस, बड़े नगरों की बात की जाए तो 1100 प्लस, मुख्य नगर की बात की जाए तो 1052। स्वतंत्रता से पूर्व कितने नगर खोजे गए थे, 40। और सबसे ज्यादा नगर कहां पर पाए गए, आंसर है गुजरात। आंसर क्या है, गुजरात, ठीक है ना। और गुजरात में 200 से ज्यादा नगर अकेले हैं। तो भारत के सबसे ज्यादा नगर, भारत के सबसे ज्यादा नगर, है ना, भारत में सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा नगर गुजरात में खोजे गए हैं, 200 से ज्यादा। ऐसे कह दीजिए छोटे बड़े बीच के सारे नगर मिला दिए जाए तो उनकी संख्या 1500 से ज्यादा हो जाएगी। बड़े बड़े नगरों की बात की जाए तो 1100 प्लस हो जाएगी। और मुख्य नगरों की बात की जाए जिनकी पहचान, है ना, किसी न किसी माध्यम से की गई है कि ये रहे जरूर होंगे, तो उनकी संख्या 1052। ये डाटा फिक्स है, ये डाटा फिक्स है ना, और ये डाटा फिक्स नहीं है।
तो अगर आपसे कह दिया जाए कुल नगर पूछ दिया जाए तो 1500 प्लस वाला ऑप्शन लगाना है, बड़े नगर पूछे जाए 1100 प्लस लगाना है, मुख्य नगर पूछे जाए तो 1052, और भारत में पूछे जाए तो गुजरात 200 से ज्यादा, और स्वतंत्रता से पूर्व पूछे जाए तो 40, और स्वतंत्रता से पूर्व अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो लगभग 12,99,613 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, और वर्तमान का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? डाटा याद हो गया, यहीं पे डाटा याद हो गया, बिल्कुल रच गया होगा, बिल्कुल रच गया होगा। कुल नगर 1500 प्लस, बड़े नगर 1100 प्लस, मुख्य नगर 1052, स्वतंत्रता से पूर्व 40, सबसे ज्यादा गुजरात में 200 से ज्यादा। ठीक है ना? अच्छा, तो ये आपको बिल्कुल रच गया होगा बेटा, अब आपको पढ़ने की जरूरत तो होगी नहीं, बिल्कुल रच गया होगा। चलिए अगला आते हैं, अब अगली बात करते हैं हम लोग। अब अगली बात ये है कि हम लोगों ने विस्तार पढ़ लिया, है ना, हम लोगों ने ये पढ़ दिया। अब हम लोग आते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, सिंधु सभ्यता किन लोगों ने मिलकर बसाया था। तो जो हमें खंडहर से कंकाल अंकाल प्राप्त हुए हैं, जो खोपड़ियां प्राप्त हुई हैं, उन खोपड़ियों से पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में कम से कम 4 प्रजातियां मिक्स थी। सिंधु सभ्यता में कम से कम 4 प्रजातियां मिक्स थी, है ना। तो कौन कौन सी प्रजातियां थी वो, है ना। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पहला क्या है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरा क्या है भूमध्य सागरी, तीसरा क्या है अल्पाइन, और चौथा क्या है मंगोलाइड। क्लियर है? तो आराम से कह दिया जाए सिंधु सभ्यता निर्माता की बात की जाए कि सिंधु सभ्यता का समाज, है ना, कितनी कब, तो आप बताना है आपको, कम से कम यहाँ पर 4 प्रजाति रहती थी, कम से कम यहाँ पर 4 प्रजाति के लोग रहते थे। अब वो कम से कम 4 प्रजाति के लोग कौन से थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो उन्हें खोपड़ी और कंकाल से पता चला है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड होंगे, है ना। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में था कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले क्षेत्र, है ना। अल्पाइन पर्वत आपने सुना होगा, अल्पाइन श्रेणी वाला, तो अल्पाइन के लोग हुआ करते थे। मंगोलाइट थे, और क्या थे, भूमध्य सागरी के क्षेत्र के लोग थे, भूमध्य सागरी। तो जो कंकाल हमको मिला हुआ है उससे पता चलता है आज ये लोग अलग अलग हो गए। आज चीन और रशिया के बीच में मंगोलिया फंस गया, ऑस्ट्रेलिया दूर चला गया। तो पहले ये लोग अलग अलग नहीं रहते होंगे, पहले ये सब एक साथ रहते होंगे, ऐसा कुछ बातें होती थी। तो कम से कम सिंधु सभ्यता से 4 प्रजाति का पता चला है। ये 4 प्रजाति ये है ना। मोहनजोदाड़ो से अधिकतर जो लोग पाए गए हैं वो कौन से हैं, मोहनजोदाड़ो से जो अधिकतर लोग पाए गए हैं वो भूमध्य सागरी हैं। सबसे कह दिया जाए कि मोहनजोदाड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे, तो मोहनजोदाड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे, मोहनजोदाड़ो के मुख्यतः लोग किस प्रजाति के हुआ करते थे, तो आपको बताना है भूमध्य सागरी। तो भूमध्य सागरी, ठीक है ना, प्रदेश के लोग। समझ में आ गया बेटा, बात समझ आ रही। मोहनजोदाड़ो के लोग क्या थे भैया, हाँ बिल्कुल सही। इतनी बात आपको समझ में आई, इतने में कोई दिक्कत है बेटा नहीं। आगे अगर बढ़ा जाए, अगर हम लोग आगे बढ़ा जाए, ठीक है, तो बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो समाज है, सिंधु सभ्यता का जो समाज है ना, किसी ने कहा कि आर्य आए थे वो बनाकर चले गए, है ना। कुछ लोग कहते नहीं आर्य सिंधु सभ्यता के बाद आएंगे, है ना, ऋग्वैदिक काल में। कुछ लोग कहते नहीं मेसोपोटामिया के लोग आए थे वो बनाकर चले गए। कुछ लोग कहते नहीं दक्षिण भारत के जो लोग कहलाते हैं द्रविड़ियन, है ना, वो आए थे बनाकर चले गए। कुछ लोग कहते नहीं दास लोग थे, जो दास, है ना, आर्यों के जो दास थे ना, नीची जाति के जो लोग थे, उन लोगों ने मिलकर सिंधु सभ्यता बनाई थी, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे प्रजाति पूछता है, प्रजाति, है ना, तो प्रजाति में तो ये आ जाएंगे, लेकिन ये प्रजाति है तो ये मनुष्य भी तो होंगे, ये कुछ कहलाते होंगे, है ना। इन्हीं को हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे कि इनकी जाति धर दिया, ये तो प्रजाति है। जैसे इनका नाम धर दे आर्यन, सुमेरियन, द्रविड़ियन, दास, श्रेष्ठ, इस प्रकार धर दे, है ना। तो अब क्या है, अगर आपसे कह दिया जाए कि सिंधु सभ्यता का समाज, कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों ने बनाया है, कुछ लोग कहते हैं द्रविड़ियों ने बनाया है ना। कुछ विद्वान कहते हैं कि दास ने बनाए हैं, दास, ठीक है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि सुमेरियन, मतलब कि मेसोपोटामिया के लोगों ने बनाया है। तो अब जो सिंधु सभ्यता है वो इन 4 लोगों से मिलकर बनी हुई थी। प्रजाति ये है और उनके कामों के हिसाब से इनको ये कहा जाएगा।
तो कौन क्या कहता है? अगर हम लोग लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप की बात करें तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र गुहा, आपकी किताब है रामचंद्र गुहा की, है ना, इतिहास की, बहुत फेमस है। तो रामचंद्र गुहा, तो आप तो बहुत सारी किताबें मिलकर आपको बहुत सारी किताबों को पढ़कर हम आपको पढ़ाएंगे, समझ में आ गया? और ताकि आप ऐसा कोई पेपर ना हो, ऐसे कोई किताब ना हो कि आप ये कहें सर इस किताब में ये था, उस किताब में ये था, बात समझ आ रही है? ठीक है। तो अगर हम बात करें कि लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र की बात करें, लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र जी की बात करें, रामचंद्र गुहा जी की बात करें, तो वो कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का समाज आर्यों द्वारा बनाया गया था, है ना। अगर हम लोग बात करें द्रविड़ियन की, तो कौन कहता है कि द्रविड़ियन ने बनाया था? तो राखाल दास बनर्जी ने, या रखाल दास बनर्जी ने, रखाल दास बनर्जी जी कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का समाज द्रविड़ियन लोगों ने बनाया था, समझ आ गया। अगर हम मार्टिन व्हीलर की बात करें तो मार्टिन व्हीलर साहब कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का समाज दासों ने मिलकर बनाया था। अगर हम लोग बात करें किसकी, सुमेरियन, किसने कहा कि सुमेरियन ने? तो गार्डन चाइल्ड विद्वान की बात करें तो गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि सुमेरियन के लोगों ने, मतलब मेसोपोटामिया के लोग आए थे सिंधु सभ्यता में रहने और उन्होंने ही ये सभ्यता विकसित की है। तो गार्डन चाइल्ड तो गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि सिंधु सभ्यता का समाज सुमेरियन के लोगों ने बनाया है। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर है? हाँ, अल्पाइन हिमालय, अल्पाइन में जो वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, इतनी आपको बात समझ आ रही, इतनी आपको बात समझ आई बेटा, क्लियर है ना। तो ये सब चीजें आप जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे होगे, सिंधु सभ्यता में ये सब चीजें आप पहली बार पढ़ रहे होगे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इतना पढ़ने के बाद फिर आपको कभी नहीं पढ़ना, फिर इतना पढ़ने के बाद आपको कभी नहीं पढ़ना। फिर आपसे कोई कह दिया जाए कि बताइए सिंधु सभ्यता का समाज के लोग कैसे हुआ करते थे, सिंधु सभ्यता कैसे लोगों से मिलकर बनी हुई थी, तो आप बता देंगे कि प्रजाति की बात ये बता देते हैं और जाति की बात ये बता देते हैं। ये वर्ग हो गया, ये उपवर्ग हो गया, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया सिंधु सभ्यता का समाज, क्लियर है। अब इसको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, सिंधु सभ्यता को हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे केंद्रीय नगर, है ना, दूसरा बंदरगाह और तीसरा क्या होगा, नगर और कस्बे। तो सिंधु सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग नगरों को 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है ना। सिंधु नगरों को हम लोग क्या करते हैं, 3 भागों में बांट लेते हैं। तो पहला हो जाएगा केंद्रीय नगर, दूसरा हो जाएगा पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, और फिर अगले आ जाएंगे अन्य नगर और कस्बे। तो सिंधु सभ्यता के नगरों को हम 3 भागों में बांटते हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों को हम क्या करेंगे, 3 भागों में बांट देंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला नगर हो जाएगा केंद्रीय नगर। तो आपको बताना है सिंधु सभ्यता में 3 केंद्रीय नगर थे, सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर थे, वो कौन कौन से, जरा आप बताइए। पत्तन मतलब कि बंदरगाह, और तीसरा बता देते हैं कस्बे, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता में केंद्रीय नगरों की संख्या कितनी थी, 3 थी। कौन कौन सी थी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और धौलावीरा, ठीक है ना। तो आपसे कह दिया जाए बताइए सिंधु सभ्यता में केंद्रीय नगरों की संख्या कितनी थी, तो सिंधु सभ्यता में केंद्रीय नगरों की संख्या 3 थी। पहला क्या था, हड़प्पा, दूसरा क्या था, मोहनजोदाड़ो, और तीसरा क्या था भैया आपका, बताया हमने, धौलावीरा। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक स्टुअर्ट पिगट नाम का व्यक्ति है, स्टुअर्ट पिगट नाम के एक विद्वान है, स्टुअर्ट पिगट ने इनको एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। इन्होंने एक ही हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किन्हें कहा जाता है, तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। और ये किसने कहा है, तो आंसर लगाना आपको, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं हड़प्पा पर, थोड़ी सी बात हम लोग किस पर कर लेते हैं, हड़प्पा पर कर लेते हैं। हड़प्पा पर बात करने से पहले, है ना, हड़प्पा पर बात करने से पहले हम सोच रहे हैं कि आपको बता दें कि कौन सा नगर कहां पर प्राप्त हुआ, कौन सा नगर कहां पाया जाता है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपसे कह दिया जाए कि बताइए कालीबंगन कहां पर पड़ता है, रोपड़ कहां पड़ता है, देसलपुर कहां पड़ता है। अगर आपसे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिए जाएं तो आप कम से कम बता तो सकें, समझ में आ गया। तो आपसे तो ये हम आपको बता देते हैं, जैसे कि जो सिंधु सभ्यता के नगर हैं वो कितने देशों में प्राप्त हुए, सिंधु सभ्यता के नगर कितने देशों में प्राप्त हुए, तो आपको बताना है 3 देशों में। सिंधु सभ्यता के नगर 3 देशों में प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से हैं भैया, देखते हैं। सिंधु सभ्यता के नगर 3 देशों से प्राप्त हुए हैं। वो कौन कौन से देश हैं,
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो सिंधु सभ्यता के नगर हमको 3 देशों से प्राप्त हुए हैं, पाकिस्तान है ना, अफगानिस्तान और भारत। अगर हम लोग बात करें अफगानिस्तान की, अगर हम लोग बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान से हमको 2 क्षेत्र प्राप्त हुए सिंधु सभ्यता के। एक का नाम है सुर्तघोई, एक का नाम क्या है, सुर्तघोई, और एक का नाम है मुंडी गाक, मुंडी गाक, याद रखिएगा। तो सुर्तघोई है ना, सुर्तघोई या मुंडी गाक, सुर्तघोई या मुंडी गाक, ये जो दो नगर हैं ये किस देश में है, तो आपको लगाना है अफगानिस्तान, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान का एक क्षेत्र है ना। बलूचिस्तान किसका क्षेत्र है भैया, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक क्षेत्र है बलूचिस्तान। मैं इसको अलग अलग बेटा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अलग अलग पूछा जाता है ना। आरआरबी, एनटीपीसी, जेई, फेई और एसएससी, रेलवे और जो यूपी ट्रिपल एससी, उनकी औकात नहीं है कि वो यहां तक पहुंचे, ठीक है ना। आपसे ये पूछ सकते हैं कि हड़प्पा किस देश में है, तो वर्तमान में पाकिस्तान में, लेकिन वो ये नहीं पूछ सकते हड़प्पा पाकिस्तान में कहां पर है, ठीक है ना, समझ आ गया। तो सिंध के मांटगोमरी जिला, इस प्रकार से नहीं पूछते हैं वो लोग, ठीक है ना। फिर भी आपको याद करना है क्योंकि आपको आगे चलकर कहीं ना कहीं हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, डीएम बनना है, जिलाधीश बनना है, ठीक है ना। और कभी हम निकलें बूढ़े बाड़े हो जाए तो आप कहो कि देखो वो मेरे सर जा रहे हैं, इनको बुला लाओ, है ना, थोड़ा पानी नहीं पिला दो, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान है ना। तो बलूचिस्तान में कौन कौन से आप क्या करना है, मेहरगढ़, सुतका गेंडोर है ना, सुतका को, मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, सुतका कोह, ठीक है ना। और एक दो और याद कर लो आप, बालाकोट, रानाघुंड, बालाकोट, रानाघुंड, ठीक है ना। तो ये आपको याद कर लेने हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है ना। शायद तो आप 2 और याद कर लो बेटा, शायद पूछ ही ले, है ना। एक है दबसादात, क्या है, एक है दबसादात और एक है दाबरकोट, ठीक है ना। दबसादात और एक क्या है, दाबरकोट, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाए जाने वाली जगह है, ये पाकिस्तान की बलूचिस्तान में पाई जाने वाली जगह है, क्लियर है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान के सिंध की, अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में आपको 3 याद करने हैं, एक है कोट दीजी, एक है मोहनजोदाड़ो, कोट दीजी, मोहनजोदाड़ो, अली मुराद, चनूदड़ो, ठीक है ना। हम लोग सिंध की बात करें तो ये सिंध कौन वाला, पाकिस्तान वाला है। कोट दीजी, अली मुराद, चनहूदड़ो, मोहन जोदाड़ो, ठीक है ना। कोट दीजी, अली मुराद, चनहूदड़ो और मोहन जोदाड़ो, क्लियर है, ये आपको याद रहेगा। आपको पता है कि जो पंजाब है वो 2 भागों में बटा है, एक है पश्चिमी पंजाब और एक है पूर्वी पंजाब। तो जो पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान के पास है, जो पश्चिमी पंजाब है वो क्या है, पाकिस्तान के पास है, और जो पूर्वी पंजाब है वो क्या है, हम लोगों के पास है, ठीक है ना। तो पश्चिमी पंजाब की अगर बात करें तो वहां पर पाया जाता है हड़प्पा, कौन सा नगर है भैया, हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान ढेरी, है ना। तो पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, ये भी क्या है भैया, पाकिस्तान में वाला है, हड़प्पा, जलीलपुर, ठीक है ना। तो आप 3 याद कर लो, हड़प्पा याद कर लो, जलीलपुर याद कर लो और रहमान ढेरी याद कर लो। क्या कर लो भैया, रहमान ढेरी, रहमान ढेरी, है ना। तो पाकिस्तान में हमने आपको 3 चीजें बताई, एक पाकिस्तान में आपको बलूचिस्तान वाली जगह बताई, एक हमने आपको सिंध वाली जगह बताई और एक हमने आपको पश्चिमी पंजाब वाली बताई। तो पाकिस्तान के 3 क्षेत्रों को हमने अलग कर दिया, अफगानिस्तान वाला अलग कर दिया। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सारे सिंधु सभ्यता के नगर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते थे वो हमने आपको बता दिए। तो आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए सुतका को या दाबरकोट जो सिंधु नगर है वो वर्तमान में कहां पर है, तो पाकिस्तान में, सबको बता देंगे पाकिस्तान में कहां पर, बलूचिस्तान में, ठीक है ना। बालाकोट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, है ना। कोट डीजी पाकिस्तान के सिंध में, चनहूदड़ो पाकिस्तान के सिंध में, है ना, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में। तो आपसे कह दीजिए बताइए कोट दीजिए किस नदी किनारे होगा, सिंधु नदी, अली मुराद सिंधु नदी, चनहूदड़ो सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, समझ आ गया। तो भैया जो सिंध के किनारे जो नगर होंगे वो किस नदी किनारे होंगे, सिंधु नदी किनारे होंगे। बात समझ में आ गई है, क्लियर है। अच्छा, तो अब हम लोग आते हैं भारत के नगर। तो अब हम लोग आते हैं भारत के नगर बेटा।
ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा भारत के नगर और देखेंगे, ठीक है ना। तो भारत के नगर हम लोग और देखें तो एक हो सकता है वर्तमान वाला पंजाब, है ना, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, है ना, इतने आपको याद करने पड़ेंगे। क्लियर है। तो आपने क्या देखा, सिंध में आपको क्या याद करना भैया, सिंध में कोटडीजी, अलीमुरा, चनोलो, मोहनजोदाड़ो। पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान में क्या है, हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान ढेरी। बात समझ आ रही है। बलूचिस्तान में क्या है, मेहरगढ़, सुतका गेंडर, सुतका को, बालाकोट, रानागुंड, दावा सदाक, है ना, और दाबरकोट। अफगानिस्तान में सुरतगोई और मुंडीगाग। तो कितने देशों से प्राप्त हुआ है सिंधु सभ्यता नगर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, 3 देशों से। ठीक है ना, याद कर लिया पक्का। आगे बढ़े, पहचान लोगे, ठीक है। लोअर पीसेज ये तो यूपी ट्रिपल एससी था, ये तो लोअर पीसेज था, है ना। जिसने इसने शुरू से हमको पढ़ा, जो 1 मई वाले बच्चे हैं, अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा बात नहीं आई कि सर आपने पढ़ाया और कुछ आया नहीं, है ना। समझ लीजिए आरआरबी जे के पेपर में जो भी हमने आपको साइंस पढ़ाई है, बच्चे बता रहे हैं सर 17 क्वेश्चन आए थे, 17 में 15 क्वेश्चन मिले, है ना। कि एक ही 2 क्वेश्चन आउट हो जाए तो आउट हो जाए, वरना वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। अब आप ना याद करो, आप ना पढ़ो तो बात अलग है, लेकिन एक एक चीज यहीं से फंस जाएगी, मैं बता रहा हूं आपको, एक एक चीज आपकी फंस जाएगी यहीं से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भारत की, अब हम लोग बात करेंगे भारत के नगरों की। तो सबसे पहले आपको बताते हैं पंजाब, पंजाब में रखना है रोपड़, है ना। तो 3 याद कर लो, बहुत है। पंजाब में याद करना है रोपड़, ठीक है ना। और बाकी अगर आपकी छोटे लेवल का पेपर है तो एक ही याद कर लो, बहुत ज्यादा होता है ना। तो पंजाब में आपको याद करना है रोपड़। रोपड़ कभी कभी ऑप्शन में आके रूपनगर आ सकता है, रूपनगर, है ना। तो रोपड़ या रूपनगर, ठीक है ना, रोपड़ या रूपनगर, है ना। तो रूपनगर, बाडा और संघोल, तो रूपनगर, बाडा और संघोल, है ना। लड़काना, बेटा लड़काना मोहनजोदाड़ो वाला है ना, लड़काना मोहनजोदाड़ो वाला है, ठीक है ना। और महंत गोमरी हड़प्पा वाला है, ठीक है। तो अभी जब मोहनजोदाड़ो पढ़ाएंगे तब उसमें और थोड़ा डीपली चलेंगे। तो आपको याद रखना है पंजाब, तो ये पंजाब भारत वाला है, ठीक है ना। ये पंजाब क्या है, भारत वाला है। यहाँ पर आपको याद करना है रोपड़, है ना। रोपड़ को आप आ सकता है रूपनगर, रोपड़ ना देकर आपको क्या सकता है भैया, रूपनगर दे सकता है ना। और एक और याद करना, 3 याद कर लो, रोपड़ हो गया, बाडा हो गया, संघोल हो गया, ठीक है ना। अच्छा, राजस्थान में सिर्फ आपको एक ही याद करना है, राजस्थान में सिर्फ आपको एक ही याद करना है, कालीबंगन। राजस्थान में सिर्फ आपको एक ही याद करना है, वो कौन सा है, कालीबंगन। जम्मू कश्मीर में भी सिर्फ आपको एक ही याद करना है, जिसका नाम है मांडा। जम्मू कश्मीर में भी आपको एक ही याद करना है, इसका नाम क्या है, मांडा, है ना। उत्तर प्रदेश में भी आपको एक ही याद करना है, वो कौन सा है, आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश में भी आपको एक ही याद करना है, जिसका नाम क्या है भैया, आलमगीरपुर, है ना। हम याद तो आपको बता सकते हो, 2-3 और सकते हैं, जैसे आलमगीरपुर हो गया, बड़ा गांव हो गया, हुलास हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे हो जाएंगे। हुलास और याद कर लो, बस बहुत है। या भाई बोल दिया तो लिख लो, बड़ा गांव, बड़ा गांव, ठीक है ना, सहारनपुर के आसपास वाला क्षेत्र है। तो और अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और हरियाणा, हरियाणा की बात करें, हरियाणा तो हो गया बनावली, बनावली, राखीगढ़ी, कुणाल, हिसार, ठीक है ना। तो बनावली, राखीगढ़ी, कुणाल हो गया, हिसार हो गया। तो ये सब किसके हैं बेटा, ये सब हरियाणा के, है ना। मिताथल हो गया, दौलतपुर हो गया, है ना। ये सब आप याद कर लेना, मिताथल याद कर लो, दौलतपुर याद कर लो, मिताथल याद कर लो और दौलतपुर याद कर लो। तो ये सब नगर किसके हैं भैया, ये सब नगर है आपके हरियाणा के, ठीक है ना। तो हमने आपको इतने बता दिए। तो भारत में आपको 5 याद कर लेने हैं, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। जैसे हम आपको एक बात बताएं कि वर्तमान में हरियाणा की जो सरकार है, वर्तमान में जो हरियाणा की सरकार है, वो कह रही है कि इस, जैसे हम बता दें, सबसे बड़ा नगर कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नगर होता है मोहनजोदाड़ो, फिर होता है हड़प्पा, है ना, फिर होता है राखीगढ़ी। तो वर्तमान में विद्वानों का कहना है, अभी हाल ही में करंट अफेयर के अनुसार, अगर हाल ही में करंट अफेयर की बात की जाए, तो वर्तमान में विद्वानों का कहना है, या हरियाणा सरकार का कहना है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर कौन सा था, राखीगढ़ी था। तो आप सारे विद्वानों का ये भी आजकल मानना भी यही हो गया है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आपको लगा देना है राखीगढ़ी। याद रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आपको लगा देना है हरियाणा का राखीगढ़ी। याद रखेंगे बेटा, हरियाणा का राखीगढ़ी, ठीक है ना। एक और हमें से यहाँ छूट रहा है, गुजरात,
है ना, सबसे ज्यादा नगर पाए गए थे 200 से ज्यादा नगर, है ना। हाँ, अनुराग प्रेम का आंसर आ गया है कि सबसे ज्यादा नगर गुजरात में पाए गए। सर गुजरात के बता दीजिए, ठीक है। तो गुजरात के बताने क्या है, गुजरात के बताने क्या है, एकदम से याद कर लो। लोथल हो गया, रंगपुर हो गया, रोजड़ी हो गया, प्रभास पाटन हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे, धौलावीरा हो गया, देसलपुर हो गया, सुरकोतदा हो गया, ठीक है। तो गुजरात को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होगा काठियावाड़ा और एक होगा कच्छ का रण, ठीक है। कच्छ का रण किसके लिए फेमस है, जंगली गधों के लिए। कच्छ का जो रण है वो किसके लिए फेमस है, तो कच्छ का रण जंगली गधों के लिए फेमस है। कच्छ का जो रण है वो किसके लिए फेमस है, तो आंसर लगाना है आपको जंगली गधों के लिए। तो यहां पर हम गुजरात को दो भागों में बांट दें, तो यहां पर गुजरात को हम दो भागों में बांट दे रहे हैं, ठीक है ना। गुजरात को हम दो भागों में बांट दे रहे हैं, एक होगा काठियावाड़ा वाला जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था, और एक आपको बांट दे रहे हैं कच्छ का रण, एक आपको बांट दे रहे हैं कच्छ का रण, ठीक है ना। तो काठियावाड़ा में कौन कौन से आपको लगाना है, लोथल लगाना है, रंगपुर लगाना है, रोजड़ी लगाना है। लोथल रंगपुर रोजड़ी प्रभास पाटन। अब इस प्रभास पाटन को हम लोग दो नाम से और जान सकते हैं, एक सोमनाथ और एक भगत राव। इसी प्रभास पाटन को हम लोग कहते हैं सोमनाथ वाला क्षेत्र या फिर भगत राव। तो भगत राव क्षेत्र कई बार पेपर में आया है कि भगत राव सिंधु सभ्यता का नगर वर्तमान में कहां पर, तो आप लगाना है गुजरात के काठियावाड़ा में। तो अगर कच्छ के रण की बात बताई जाए तो कच्छ के रण में कौन कौन पाया जाता है, धौलावीरा, आपने सुना होगा ना, धौलावीरा, देसलपुर और सुरकोतदा। धौलावीरा, देसलपुर और सुरकोतदा। धौलावीरा, देसलपुर और सुरकोतदा, ये नगर कहां पर है बेटा, तो गुजरात के कच्छ के रण में। कहां पर है बेटा, गुजरात के कच्छ के रण में, है ना। अब इनमें से अब आपको बताना है कि ऐसे कौन से नगर है जिसको हम लोग हड़प्पा से पहले के मानते हैं और ऐसे कौन से नगर है जिसको हम लोग हड़प्पा के बाद मानते हैं, है ना। तो हम आपसे पूछते हैं कि बताइए प्राक हड़प्पा और हड़प्पोत्तर, है ना, या फिर हम कहते हैं कि बताइए प्राक हड़प्पा नगर कौन सा है, हड़प्पा बनने से पहले, हड़प्पा सभ्यता बनने से पहले कौन से नगर माने जाते हैं, है ना। और उत्तर हड़प्पा बनने के बाद। अगर आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग है तो आप हमको ये बताइए, या फिर आपने अगर कहीं से पढ़ा है, अगर आपने कहीं पर पढ़ा है तो ये बताइए जरा सा कि हड़प्पा सभ्यता से पहले के नगर कौन से हैं और हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन से नगर कौन से बने, बताइए बेटा। कई बार आया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। बताओ बेटा, बताओ। ये बता सकता है कोई, प्राक हड़प्पा सभ्यता बनने से पहले के नगर और हड़प्पा सभ्यता बनने के बाद के नगर। तो उत्तर हड़प्पा नगर किसे कहते हैं और प्राक हड़प्पा नगर किसे कहते हैं बेटा, आपको देखते हैं। प्रदीप वर्मा, अभी देखते हैं बेटा क्या कह रहे हो आप, ठीक है ना। तो प्राक हड़प्पा नगर किसी को पता है, किसी को ही पता हो जो बहुत होशियार बनता हो अपने आप को। बहुत सारे बच्चे इसमें, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग पढ़े नहीं हो, आप पढ़े तो कहीं ना कहीं बहुत हो ना। इधर उधर मुंह मारा होगा, उधर मुंह मारा होगा, जाने कितनी कोचिंग बदल डाली होंगी, ना जाने कितने टीचर बदल डाले होंगे, है ना। चलो मैं बताता हूं, कालीबंगा या कालीबंगन, बनावली और राखीगढ़ी। तो कालीबंगन, बनावली और राखीगढ़ी ऐसे नगर माने जाते हैं जो हड़प्पा से पहले बस चुके थे, ठीक है ना। और हड़प्पा के बाद, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो नगर बसे थे कहा जाता है वो कौन कौन से हैं, रंगपुर और रोजड़ी। याद रखिएगा। तो उत्तर हड़प्पाई नगर या हड़प्पा सभ्यता के बाद के नगर रंगपुर और रोजड़ी माने जाते हैं, और प्राक हड़प्पा नगर, हड़प्पा सभ्यता के पहले के नगर कालीबंगन, बनावली और राखीगढ़ी माने जाते हैं। कालीबंगन, बनावली और राखीगढ़ी माने जाते हैं। बात समझ आ रही है बेटा, क्लियर है। तो आज के बाद आपको हड़प्पा सभ्यता में कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज हमने आपको हड़प्पा सभ्यता और इंट्रोडक्शन दे दिया इतिहास का, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, आराम से जाइए, इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, है ना। और कल इसी समय 8 बजे मिलते हैं। इसी के बाद तो कल इंडस वैली सिविलाइजेशन आपकी समाप्त हो जाएगी। तो आज आपको नगर पता चल गए और आपको काफी चीजें आज पता चल गई हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं बेटा, थैंक यू।